गुड मॉर्निंग फ्रेंड। किताबों की दुनिया में दोबारा से आगे आपका स्वागत है। माई सेल्फ एमडी नूर इस्लाम। आज हम लोग सुनेंगे द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का चैप्टर नंबर 19 एंड 20, जो इसका आखिरी चैप्टर है। आइए शुरू करते हैं। इस अध्याय का टाइटल है शेयरधारक व प्रबंधन, डिविडेंड पॉलिसी। वर्ष 1934 से ही हमने अपने लेखों के माध्यम से शेयरधारकों में उनके प्रबंधकों के प्रति अधिक बुद्धिमान और ऊर्जावान नजरिए की पैरवी की है। हमने उनसे उन लोगों के प्रति उदार दृष्टिकोण रखने के लिए कहा है जो प्रमाण के साथ अच्छा काम कर रहे हैं। हमने उनसे ये भी कहा है जब परिणाम जैसे होने चाहिए उससे बुरे हों तो उन्हें स्पष्ट और संतोषजनक स्पष्टीकरण मांगना चाहिए। हमने शेयरधारकों से स्पष्ट रूप से अनुत्पादक प्रबंधन में सुधार या उन्हें हटाने की गतिविधियों को समर्थन देने के लिए भी कहा है। शेयरधारकों का प्रबंधन की क्षमता पर सवाल उठाना तब जायज है जब परिणाम पहला अपने आप में असंतोषजनक हो, दूसरा समान प्रतीत होने वाली अन्य कंपनियों से बुरे हो, तीसरा इसके परिणाम स्वरूप लंबे समय तक असंतोषजनक बाजार भाव रहे हों। बीते 36 वर्षों में शेयरधारकों की बड़ी संस्थाओं की बुद्धिमानी भरी कार्रवाई से व्यवहारिक रूप से वास्तव में कभी कुछ हासिल नहीं हुआ है। एक संवेदनशील धर्म योद्धा यदि होते हैं इसे ऐसे संकेत के रूप में लेता है कि वो अपने समय खराब कर रहा है और इससे बेहतर है कि वो ये संघर्ष छोड़ दें। ऐसा होने पर भी हमारा उद्देश्य खोया नहीं है। इसे बाहरी गतिविधियों द्वारा सुरक्षित रखा गया है, जिसे अधिग्रहण व अधिग्रहण की बोलियां कहते हैं। यहाँ पर ग्राहम कोट्स है। विडंबना यह है, ग्राहम के अंतिम संशोधित संस्करण के सामने आने के कुछ ही समय बाद अधिग्रहण होना बहुत कम हो गए थे। 1970 के दशक में और 1980 के दशक की शुरुआत की आधुनिक अमेरिकी औद्योगिक दक्षता का निम्नतम बिंदु माना जाता है। कारें लेमन यानी असंतोषजनक थी। टेलीविजन और रेडियो को लगातार मरम्मत की जरूरत पड़ती रहती थी। सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कई कंपनियों के प्रबंधक अपने बाहरी शेयरधारकों के वर्तमान हितों और अपने स्वयं के व्यवसायों की भविष्य की संभावनाओं दोनों की अनदेखी कर रहे थे। क्लोज। हमने अध्याय 8 में कहा है, बुरा प्रबंधन बाजार भाव उत्पन्न करता है। इसके बदले कम बाजार भाव उन कंपनियों का ध्यान आकर्षित करता है जो अपने परिचालन के विविधीकरण में रुचि रखते हों, और अब ये संख्या विशाल है। ऐसे अनगिनत अधिग्रहण मौजूदा प्रबंधन के साथ अनुबंध द्वारा या बाजार में शेयरों को एकत्रित करके और या फिर वहीं के नियंत्रण वाले शीर्ष अधिकारियों को प्रस्ताव भेजकर किए जाते हैं। इसकी भावबोली आमतौर पर इनसे तय होती है कि संस्थान किस श्रेणी के उचित प्रबंधन के हाथों में है। अतः बहुत से मामलों में निष्क्रिय सार्वजनिक शेयरधारक बाहरी लोगों की गतिविधियों के कारण उभर जाते हैं, जो कभी कभार संभवतः खुद काम करने वाला उद्यमी व्यक्ति या समूह होता है। बहुत कम अपवादों के साथ इसे एक नियम के तौर पर कहा जा सकता है कि बुरे प्रबंधन को सार्वजनिक शेयरधारकों की कार्रवाई से नहीं बदला जाता है, बल्कि केवल एक व्यक्ति या सुगठित समूह के नियंत्रण के दावे से बदला जाता है। आजकल के दिनों में यह बहुत आम हो गया है कि किसी पारंपरिक सार्वजनिक नियंत्रण वाले कंपनी के प्रबंधन, जिनमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी आते हैं, को नोटिस दिया जाता है कि उनके परिचालन परिणाम तथा इनसे मिलने वाले बाजार भाव अत्यधिक असंतोषजनक हुए तो वे सफल अधिग्रहण कार्रवाई का लक्ष्य होंगे। इसके परिणाम स्वरूप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने बुनियादी दायित्वों को लेकर उससे ज़्यादा जीवंत हो गए हैं जितना पहले होते थे। इसको ध्यान रखें कि उनकी कंपनी में शीर्ष प्रबंधन संतोषजनक हो। अभी हाल के वर्षों में पहले के मुकाबले कंपनी प्रेसिडेंट भी ज़्यादा बदले हैं। असंतोषजनक वर्ग में आने वाली सभी कंपनियों को ऐसी कार्रवाई का लाभ नहीं मिला है। साथ ही ऐसा बदलाव लंबे समय तक बिना उपचार कार्रवाई के खराब परिणामों के बाद होता है, और इस कारण शेयरधारक निराशा में कम भाव पर बिकवाली करने लगते हैं, जिससे ऊर्जा से भरे बाहरी निवेशकों को शेयरों में नियंत्रण की स्थिति हासिल करने का मौका मिल जाता है। यह विचार कि सार्वजनिक शेयरधारक प्रबंधन और प्रबंधन की नीतियों में सुधार के लिए जारी गतिविधियों का समर्थन करके वास्तव में खुद अपनी मदद कर सकते हैं। ग्राहम कोट्स। लेकिन 1984 में ऐसा बदलना शुरू हो गया। दरअसल हुआ यह कि उस समय स्वतंत्र आयलन टी बोनफिकेंस ने गल्फ ऑयल को शत्रुतापूर्वक अधिग्रहित करने का प्रयास शुरू किया था। जल्द ही ड्रेक्सेल बर्नहैम लैम्बर्ट द्वारा जंक बॉन्ड के जरिए
प्रदान किए गए वित्त पोषण से प्रेरित होकर कॉरपोरेट ट्रेडर्स यानी ऐसे फाइनेंसर्स जो कंपनियों का शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण करते हैं ने कॉरपोरेट अमेरिका के भूदृश्य पर लंबे समय से स्थिर और अनुत्तरदायी कंपनियों का पीछा करना शुरू कर दिया। नतीजन इन कंपनियों में भय पैदा हो गया और इनमें कार्यदक्षता को प्रोत्साहित करने वाली नई व्यवस्था लागू कर दी गई थी। हालांकि बायआउट और अधिग्रहण में शामिल कई कंपनियां तबाह हो गईं। इस प्रक्रिया में शेष अमेरिकी व्यवसाय कार्यदल जो अच्छा था और अनुदार जो कभी कभी अच्छा नहीं था, दोनों के रूप में उभरा। क्लोज काफी अव्यावहारिक साबित हुआ, जिसे इस पुस्तक में और स्थान नहीं दिया जा सकता। वे व्यक्तिगत शेयरधारक जो इतने साधन संपन्न होते हैं कि वे वार्षिक मीटिंग में अपनी उपस्थिति महसूस करा सके, आमतौर पर पूर्णतः निरर्थक प्रदर्शन को हमारी सलाह की आवश्यकता नहीं है कि उन्हें प्रबंधन से कौन से सवाल पूछने चाहिए। अन्य लोगों के लिए सलाह देना बेकार आएगा। फिर भी आइए इस सेक्शन को इस दलील के साथ खत्म करें कि शेयरधारक किसी भी उस प्रॉक्सी सामग्री पर खुले दिमाग के साथ सफल सावधानीपूर्वक विचार करे जो उन साथी शेयरधारकों की ओर से भेजी जाती है, जिनका मकसद कंपनी में स्पष्ट रूप से असंतोषजनक प्रबंधन की स्थिति को ठीक करना होता है। शेयरधारक और डिविडेंड नीति। बीते समय में डिविडेंड नीति काफी हद तक हमेशा से ही जनता या न्यून संख्या वाले शेयरधारकों और प्रबंधक के बीच तर्क का विषय रहा करती थी। आमतौर पर शेयरधारक अधिक उदार डिविडेंड चाहते थे, जबकि प्रबंधन कंपनी को मजबूत बनाने के लिए आय को कारोबार में ही लगाने को प्राथमिकता देता था। यह शेयरधारक से उनके निजी हितों को उद्यम और खुद उनके भावी दीर्घकालिक लाभ के लिए बलिदान देने को कहता था। लेकिन हाल के वर्षों में डिविडेंड के प्रति शेयरधारकों के नजरिए में बुनियादी रूप से धीरे लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव आया है। उदार डिविडेंड के बजाय छोटे भुगतान के लिए अब मूल तर्क ये नहीं है कि कंपनी को धन की जरूरत है, बल्कि यह है कि वह लाभकारी विस्तार के वास्ते धन को बनाए रखते हुए शेयरधारकों के प्रत्यक्ष और तत्काल लाभ के लिए इसका उपयोग कर सकती है। वर्षों पहले यह कमजोर कंपनियां होती थीं जो कमोबेश मजबूर थी कि मुनाफे को अपने ही पास रखें, बजाय इसके कि उन्हें आमतौर पर 60 या 70% डिविडेंड के रूप में भुगतान करें। इसका शेयर के बाजार भाव पर लगभग हमेशा उल्टा असर होता था। आजकल ऐसा अमूमन मजबूत और तरक्की करने उद्यम करते हैं जो जानबूझकर निवेशकों और स्पेकुलेटर्स की समान रूप से अनुमति लेकर अपने डिविडेंड भुगतान को कम रखते हैं। ग्राहम कोट्स। ग्राहम ने यहाँ जिस विडंबना का वर्णन किया है, यह प्रवृत्ति 1990 के दशक में और भी ज्यादा मजबूत होकर उभरी। काफी हद तक ऐसा प्रतीत हो रहा था कि एक कंपनी जितनी ज्यादा मजबूत होगी, उसके द्वारा लाभांश का भुगतान करने की संभावना उतनी ही कम होगी, या फिर उसके शेयरधारकों द्वारा लाभांश की चाह तक रखने तक की संभावना कम होगी। ग्राहम के दिनों में पे आउट अनुपात या उनकी शुद्ध आय का प्रतिशत जो कंपनियां लाभांश के रूप में भुगतान करती हैं 60% से 75% तक था, जो 1990 के दशक के अंत गिरकर 35 से 40% तक हो गया। क्लोज कारोबार के मुनाफे के पुनः निवेश के लिए हमेशा से एक मजबूत सैद्धांतिक आधार था, जहां मुनाफे को आरक्षित करने को ऐसा गिना जाता था जिससे आय में अच्छी वृद्धि होती है। लेकिन कुछ ऐसे ठोस विरोधी तर्क भी थे, जैसे मुनाफा शेयरधारकों का होता है और वे विवेकपूर्ण प्रबंधन सीमा में रहते हुए उन्हें भुगतान करने का अधिकार है। बहुत से शेयरधारकों के लिए उनकी डिविडेंड आय ही जीविका है। डिविडेंड से मिलने वाली आय ही उनकी वास्तविक कमाई है, जबकि कंपनी के पास रखा धन बाद में शेयरधारकों के वास्तविक मूल्य के तौर पर दिख भी सकता है और नहीं भी। ये विरोधी तर्क इतना आकर्षक है कि शेयर बाजार उदार डिविडेंड प्रदाता के प्रति सतत पक्षधर रहा है, बजाय उन कंपनियों के जो डिविडेंड भुगतान नहीं करते या तुलनात्मक रूप से बहुत कम करती हैं। बीते 20 वर्षों में लाभप्रद पुनर्निवेश का सिद्धांत प्रसिद्ध होता जा रहा है। ग्रोथ का पिछला रिकॉर्ड जितना बेहतर होगा, निवेशक और स्पेकुलेटर लो पे आउट पॉलिसी कम भुगतान नीति को स्वीकारने को उतना ही तत्पर होते हैं। ये बात इतना सच है कि ग्रोथ के कई मामलों में तो पसंदीदा डिविडेंडो दर या किसी डिविडेंड की अनुपस्थिति से ऐसा प्रतीत होता था कि बाजार मूल्य पर वस्तुतः कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। इस गतिविधि का एक शानदार उदाहरण टेक्सास इंस्ट्रूमेंट इंक के इतिहास में मिलता है। इसके साधारण शेयर का भाव 1953 में 5 से बढ़कर 1960 में $256 हो गया, जबकि इसकी आय 43 सेंट से बढ़कर $3.51 प्रति शेयर बढ़ी थी और तब तक किसी तरह से कोई डिविडेंड का भुगतान नहीं हुआ था। 1962 में नगद डिविडेंड दिया गया, लेकिन तब तक आय गिरकर $2.14 हो गई थी और भाव गिरकर 49 जितना कम हो गए थे।
ये और चरम उदाहरण सुपीरियर ऑयल ने दिया। 1948 में कंपनी की रिपोर्टिंग अर्निंग्स $35.26 प्रति शेयर थी, जिस पर $3 का डिविडेंड दिया गया। ग्राहम कोट्स 1990 के दशक के उत्तरार्ध में टेक्नोलॉजी कंपनियां खासतौर से इस विचार की प्रबल समर्थक थी कि उनकी सारी कमाई को वापस कारोबार में लगा दिया जाना चाहिए, जहां वे संभवतः उसी नकदी का पुनर्निवेश करके किसी भी बाहरी शेयरधारक की तुलना में, यदि उसे डिविडेंड का भुगतान किया जाए, अधिक रिटर्न अर्जित कर सकते हैं। डैडी नोज बेस्ट सिद्धांत का पालन करते हुए अविश्वसनीय रूप से निवेशकों ने कभी इसकी सच्चाई पर सवाल नहीं उठाया था, और यहां तक कि यह भी महसूस नहीं किया कि कंपनी की नकद राशि शेयरधारकों की है, उसके प्रबंधन का नहीं। इस अध्याय पर टिप्पणी देखें। क्लोज। जिस पर $3 का डिविडेंड दिया गया और यह 235 जितने उच्च पर बिका। 1953 में डिविडेंड को घटाकर $1 कर दिया गया, लेकिन उच्च भाव 660 था। 1957 में इन्होंने जरा भी डिविडेंड भुगतान नहीं किया और 2000 पर बिके। ये असाधारण इशू बाद में 1962 में गिरकर 795 पर पहुंच गया, जबकि इसने कमाए $49.50 और $7.50 का भुगतान किया। ग्रोथ कंपनियों की डिविडेंड नीति के मामले में निवेश संवेदक दूर दूर तक स्पष्ट नहीं दिखती। ये विरोधाभासी दृष्टिकोण दो सबसे बड़ी कॉरपोरेशनों के मामले में भली भांति दिखाई देते हैं। अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ और इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, अमेरिकन टेल एंड टेल को अच्छी तरक्की की संभावना वाला इशू माना जाता था, जो इस तथ्य में दिखाई देता था कि 1961 में ये अपनी वार्षिक आय से 25 गुना पर बिका था। फिर भी कंपनी की नकद डिविडेंड पॉलिसी में पहला महत्व निवेश और स्पेकुलेटिव पर ध्यान देने पर ही रहा। इसकी भाव की बोली में डिविडेंड दर में आसन वृद्धि की अफवाह मात्र पर सक्रिय प्रतिक्रिया मिलती थी। वहीं दूसरी ओर आईबीएम में नकद डिविडेंड भुगतान पर तुलनात्मक रूप से थोड़ा ध्यान दिया जाता था, जिसकी 1960 में यील्ड वर्ष के उच्चतम भाव पर केवल 0.5% थी और 1970 में 1.5% थी। लेकिन इन दोनों ही मामलों में स्टॉक स्प्लिट ने संभावित शेयर बाजार प्रभावों का काम किया। नकद डिविडेंड नीति का बाजार मूल्यांकन निम्न दिशा में विकसित होता प्रतीत होता है। जहां ग्रोथ पर मुख्य जोर नहीं दिया जाता है, वहां स्टॉक को आय के इशू के तौर पर रेट किया जाता है और डिविडेंड दर बाजार मूल्य के प्रमुख निर्धारक के रूप में लंबे समय तक अपने महत्व को बरकरार रखती है। दूसरे चरम पर स्पष्ट रूप से तेजी से ग्रोथ श्रेणी में पहचाने जाने वाले शेयरों का मूल्यांकन मुख्य रूप से अगले दशक में अपेक्षित ग्रोथ रेट के संदर्भ में किया जाता है, तथा नगद डिविडेंड दर हिसाब किताब से कमोबेश बाहर रहती है। हालांकि उपरोक्त कथन वर्तमान प्रवृत्तियों का ठीक से वर्णन कर सकता है, लेकिन यह किसी भी तरह से स्थिति का कोई स्पष्ट मार्गदर्शन नहीं है। साधारण स्टॉक और शायद उनमें से अधिकांश के लिए नहीं। एक और चीज, बहुत सी कंपनियां ग्रोथ व नॉन ग्रोथ एंटरप्राइजेज के बीच की मध्यवर्ती स्थिति में आती है। ये कहना कठिन है कि ऐसे मामलों में ग्रोथ फैक्टर को कितनी अहमियत देनी चाहिए और बाजार के दृष्टिकोण में साल दर साल बुनियादी बदलाव हो सकते हैं। दूसरे, इनमें कुछ विरोधाभास भी प्रतीत होता है कि धीमी ग्रोथ कंपनियों की आवश्यकता हो, जिसे नगद डिविडेंड को लेकर ज़्यादा उदार हुआ जा सके, क्योंकि ये आमतौर पर कम समृद्ध उद्यम होते हैं और अतीत में कंपनी जितना ज़्यादा समृद्ध होती है, उनसे उतने ही अधिक उदार और बढ़ने वाले दोनों ही तरह के भुगतानों की उम्मीद रहती है। हमारा मानना है कि शेयरधारकों को अपने प्रबंधन से मांग करनी चाहिए कि या तो आप आय का सामान्य भुगतान करें, जो मान लीजिए 2/3 से कम हो, या साफ तौर पर स्पष्टीकरण दें कि पुनः निवेशित मुनाफे से प्रति शेयर आय में संतोषजनक वृद्धि हुई है। ऐसा स्पष्टीकरण आमतौर पर केवल मान्यता प्राप्त ग्रोथ कंपनी ही कर सकती है, लेकिन बहुत से अन्य मामलों में कम भुगतान साफ तौर पर फेयर वैल्यू से कम औसत बाजार भाव का कारण होता है, और इसलिए शेयरधारकों को जानकारी लेने और संभवतः शिकायत करने का पूरा अधिकार है। कंजूस नीति किसी कंपनी पर अक्सर तब लागू होती है जब इसकी वित्तीय स्थिति तुलनात्मक रूप से कमजोर हो और इसे अपनी सभी या अधिकांश कमाई, साथ ही मूल्य पतन चार्ज की जरूरत होती है, ताकि कर्ज चुकाया जा सके और अपनी कार्यशील पूंजी की स्थिति को मजबूत किया जा सके। जब ऐसा हो तो शेयरधारक सिवाय प्रबंधन को कोसने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता, जिसने कंपनी को इतनी असंतोषजनक वित्तीय स्थिति तक पहुंचने दिया। हालांकि कई बार तुलनात्मक रूप से कमजोर कंपनियां डिविडेंड को रोक लेती हैं, जिसका उद्देश्य वे कारोबार का विस्तार बताती हैं। हमें लगता है ऐसी नीति सिरे से अतार्किक है
और इसके लिए शेयरधारकों के सम्मुख ऐसा पूर्ण स्पष्टीकरण और ठोस बचाव रखना चाहिए जो उन्हें स्वीकार हो। पिछले रिकॉर्ड के संदर्भ में ये विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि शेयरधारकों के धन से किए गए विस्तार के कदमों से उस कंपनी को लाभ होगा जो कारोबार में औसत दर्जे के परिणाम दिखाती है और अपने पुराने प्रबंधन को जारी रखती है। स्टॉक डिविडेंड या स्टॉक स्प्लिट, ये जरूरी है कि निवेशक स्टॉक डिविडेंड कथित और स्टॉक स्प्लिट के बीच के आवश्यक अंतर को समझे। स्टॉक स्प्लिट साधारण शेयरों के ढांचे में पुनः कथन के संदर्भित है, जिसमें आमतौर पर एक के बदले दो या तीन शेयर जारी किए जाते हैं, या शेयरों का तय वित्तीय अवधि के दौरान तय आय के पुनर्निवेश से कोई संबंध नहीं होता। इसका उद्देश्य शेयरों के लिए न्यून बाजार भाव स्थापित करना होता है, संभवतः क्योंकि ऐसे कम भाव रेंज पुराने और नए शेयरधारकों को अधिक स्वीकार हो सकती है। स्टॉक स्प्लिट इस तरह किया जा सकता है जिसे तकनीकी रूप से स्टॉक डिविडेंड कहा जाता है, जिसमें अर्जित सरप्लस से पूंजी खाते में रकम का हस्तांतरण शामिल होता है या फिर समतुल्य में बदलाव किया जाता है जो सरप्लस खाते को प्रभावित नहीं करता है। जिसे हम उचित स्टॉक डिविडेंड कहना चाहिए वो राशि है जिसका भुगतान शेयरधारकों को ऐसे ठोस सबूत या प्रतिनिधित्व देने के लिए किया जाता है कि हाल के दिनों में कुछ अपेक्षाकृत कम अवधि में उनके खाते से विशिष्ट आय को कारोबार में पुनः निवेशित किया गया है। ये अवधि दो पूर्ववर्ती वर्षों से अधिक नहीं हो। अब यह स्वीकृत परिपाटी है कि घोषणा के समय इस तरह के स्टॉक डिविडेंड को अनुमानित मूल्य पर मूल्यांकित किया जाए और अर्जित सरप्लस से पूंजी खातों में इसके मूल्य के बराबर राशि को स्थानांतरित किया जाए। इसलिए किसी भी पारंपरिक स्टॉक डिविडेंड की राशि तुलनात्मक रूप से कम होती है, जो अधिकांश मामलों में 5% से अधिक नहीं होती। संक्षेप में, इस प्रकार के स्टॉक डिविडेंड का वैसा ही समग्र प्रभाव होता है जैसा तब होता है जब शेयरधारकों को समान कुल मूल्य के अतिरिक्त शेयरों की बिक्री के साथ आय में से समान राशि का भुगतान किया जाता है। फिर भी स्टॉक डिविडेंड में सीधे एक महत्वपूर्ण टैक्स लाभ होता है जो तदनुरूप नकद डिविडेंड सहित स्टॉक सब्सक्रिप्शन अधिकार में नहीं होता, जो सार्वजनिक उपयोगिता कंपनियों में लगभग मानक परिपाटी है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने स्टॉक स्प्लिट और स्टॉक डिविडेंड के बीच 25% के आंकड़ों की व्यवहारिक डिविडेंड रेखा तय कर दी है। जो 25% या अधिक हो उन्हें उनके अर्जित सरप्लस के बाजार मूल्य को पूंजी आदि में हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ कंपनियां, खासकर बैंक, अभी पुराने ढर्रे पर ही चलते हैं और उतने ही स्टॉक डिविडेंड देते हैं जितना भी चाहते हैं, जैसे कि 10% में से एक, जिसका हालिया ऐसे संबंध नहीं होता और ऐसी घटनाओं से वित्तीय जगत में अवांछित भ्रम बना रहता है। ग्राहम कोट्स, आज लगभग सभी स्टॉक स्प्लिट मूल्य में परिवर्तन से किए जाते हैं। 2-for-1 स्प्लिट में एक शेयर को दो शेयरों में विभाजित किया जाता है, यानी प्रत्येक शेयर अपने मूल एकल शेयर के पूर्व मूल्य की आधी कीमत पर कारोबार करता है। इसी प्रकार 3-for-1 स्प्लिट में एक शेयर को तीन शेयरों में विभाजित किया जाता है, यानी प्रत्येक शेयर अपने मूल एकल शेयर के पूर्व मूल्य की एक तिहाई कीमत पर कारोबार करता है। दूसरे अनुपातों में स्टॉक स्प्लिट होने पर यही प्रक्रिया लागू होती है। केवल बहुत ही दुर्लभ मामलों में राशि अर्जित सरप्लस से पूंजी खाते में स्थानांतरित की जाती है, जैसा कि ग्राहम के दिनों में होता था। स्टॉक स्प्लिट और स्टॉक डिविडेंड की प्रक्रिया न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के नियम 703 के तहत नियंत्रित की जाती है। फिलहाल एनवीएसई 25% से अधिक और 100% से कम के स्टॉक लाभांश को आंशिक स्टॉक स्प्लिट मानता है। ग्राहम के दिनों के विपरीत इस मात्रा में स्टॉक स्प्लिट का भुगतान करने पर एनवाईएसई की लेखांकन आवश्यकताएं संचालन में आ सकती हैं और तदनुसार लाभांश की राशि को प्रतिधारित कमाई में पूंजीकृत करना पड़ता है। क्लोज, हम लंबे समय से नकद और स्टॉक डिविडेंड भुगतान को लेकर व्यवस्थित और स्पष्ट रूप से स्थापित नीति के मजबूत पैरोकार रहे हैं। ऐसा नीति के तहत स्टॉक डिविडेंड का भुगतान समय समय पर किया जाता है ताकि कारोबार के पुनर्निवेश की गई कमाई के सभी या घोषित हिस्से को भुनाया जा सके। ऐसी नीति जिसमें 100% पुनर्निवेशित आय होती है का पालन प्यूरेक्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इंश्योरेंस और शायद कुछ अन्य भी करते हैं। इस विषय के अधिकांश अकादमिक लेखक हर प्रकार के स्टॉक डिविडेंड को खारिज करते हैं। वे जोर देकर कहते हैं केवल कागज का टुकड़ा बताते हैं, जिससे शेयरधारकों को उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं मिलता जो उनके पास पहले नहीं था, और वे अनावश्यक खर्च और कष्ट दर्शाते हैं। हम इसे पूरी तरह अव्यावहारिक नजरिया मानते हैं जो निवेशक की व्यावहारिक और मनोवैज्ञानिक वास्तविकताओं पर ध्यान देने में विफल रहा है। सच है
एक आवधिक स्टॉक डिविडेंड, मान लीजिए 5% का, से केवल अस्थायी स्वामी के निवेश के प्रारूप का ही बदलाव होता है। उनके पास 100 की जगह 105 शेयर होते हैं, लेकिन बिना स्टॉक डिविडेंड के मूल 100 शेयर उसी स्वामित्व हित का प्रतिनिधित्व करते हैं जो 105 शेयरों में निहित है। फिर भी प्रारूप में बदलाव वास्तव में उसके लिए अहम और मूल्यवान चीजों में से एक है। यदि यह अपने हिस्से के पुनः निवेशित मुनाफे को नकद करने की इच्छा रखता हो तो वो उस भेजे गए सर्टिफिकेट को बेचकर कर सकता है। ग्राहम कोर्स, आज ये नीति अत्यंत दुर्लभ है। हालांकि ग्राहम के दिनों में भी ये नीति असामान्य थी। 1936 में और फिर 1950 में एनवाईएसई में सूचीबद्ध शेयरों में से लगभग आधे शेयरों में तथाकथित विशेष डिविडेंड का भुगतान किया था। हालांकि 1970 तक ये प्रतिशत घटकर 10% से भी कम हो गया था और 1990 के दशक तक ये 5% से भी कम था। हैरी डी एंजेली, लियो डेंजली और डगलस जे स्किनर, स्पेशल डिविडेंड एंड द एवोल्यूशन ऑफ डिविडेंड सिग्नल, जर्नल ऑफ फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, वाल नंबर 57 के 3 सितंबर 2000 के पृष्ठ 309 से 354 देखें। इस गिरावट के लिए सबसे संभाव्य व्याख्या यह है कि कारपोरेट प्रबंधक इस विचार से असहज हो गए थे कि शेयरधारकों द्वारा विशेष डिविडेंड को इस संकेत के रूप में लिया जा सकता है कि भविष्य में लाभ कम हो सकता है। डिविडेंड की आकस्मिक आलोचना का नेतृत्व मार्टिन मिलर और फ्रैंकलो मोदिलियानी ने किया था। उनके प्रभावशाली लेख डिविडेंड पॉलिसी, ग्रोथ एंड द वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में उन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल जीतने में मदद की। मिलर और मोदिलियानी ने तर्क दिया था कि वास्तव में लाभांश अप्रासंगिक है, क्योंकि एक निवेशक को इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि उसे रिटर्न डिविडेंड और स्टॉक की बढ़ती हुई कीमतों से आता है या सिर्फ बढ़ती हुई कीमतों से आता है, जब तक अंतिम परिणाम में उसका रिटर्न दोनों ही स्थितियों में समान हो। क्लोज। बजाय इसके कि अपने मूल सर्टिफिकेट को तोड़े, वो सभी 105 शेयरों पर एक जैसे नगद डिविडेंड दर पाने पर भरोसा कर सकता है जैसा पहले 100 शेयरों पर मिलती थी। बिना स्टॉक डिविडेंड के नगद डिविडेंड दर में 5% वृद्धि की संभावना लगभग उतनी नहीं होती है। आवधिक स्टॉक डिविडेंड पॉलिसी का फायदा सबसे ज्यादा तब प्रमाणित होता है जब इसकी तुलना उदार नगद डिविडेंड देने तथा तत्पश्चात शेयरधारकों को अतिरिक्त शेयर सब्सक्रिप्शन आधार द्वारा बेचकर बड़ी मात्रा में धन वापस लेने वाली पब्लिक यूटिलिटी कंपनी की आम परिपाटी से की जाए। जैसा कि हमने उल्लेख किया, शेयरधारक अपने आप को बिल्कुल उसी स्थिति में पाता है यदि उसे नगद डिविडेंड और इसके बाद शेयर सब्सक्रिप्शन के लोकप्रिय गठजोड़ की जगह स्टॉक डिविडेंड मिला हो, सिवाय इसके कि इससे आयकर बचे जो अन्य नगद डिविडेंड के लिए चुकाना होता है, और कोई भी अतिरिक्त शेयरों के बिना अधिकतम वार्षिक नगद आय चाहता हो या इच्छा रखता हो, वैसा परिणाम अपने स्टॉक डिविडेंड बेचकर हासिल कर सकता है, उसी तरह जैसे वे अपने सब्सक्रिप्शन अधिकारों को वर्तमान परिपाटी के तहत बेचते हैं। वर्तमान स्टॉक डिविडेंड प्लस सब्सक्रिप्शन राइट्स के लिए स्टॉक डिविडेंड को प्रतिस्थापित करने से जो कुल आयकर राशि बचाई जा सकती है वो बहुत बड़ी होती है। हम आग्रह करते हैं कि पब्लिक यूटिलिटीज ये बदलाव यूएस ट्रेजरी पर इसके प्रतिकूल प्रभाव के बावजूद करे। ग्राहम कोर्स, ग्राहम का तर्क अब मान्य नहीं है और आज के निवेशक इस अंश को छोड़ सकते हैं। स्टॉक विभाजन होने पर शेयरधारकों को अब स्टॉक प्रमाण पत्र के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वस्तुतः सभी शेयर अब कागज के बजाय इलेक्ट्रॉनिक रूप में मौजूद होते हैं। और अब ग्राहम कहते हैं कि 100 शेयरों पर नगद डिविडेंड में 5% की वृद्धि 105 शेयरों पर निरंतर डिविडेंड की तुलना में कम संभावित है। तो यह स्पष्ट नहीं है कि उस संभावना की गणना कैसे कर रहे हैं। ग्राहम के दिनों की तुलना में आज सब्सक्रिप्शन अधिकार, जिसे अक्सर अधिकार के रूप में जाना जाता है, का उपयोग कम हो गया है। यह अधिकार मौजूदा शेयरधारकों को नए शेयर खरीदने का अधिकार प्रदान करते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी बाजार मूल्य पर छूट पर। हालांकि जो शेयरधारक इस प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेता है उसके पास कंपनी का अनुपातिक रूप से कम स्वामित्व रह जाता है, जैसा कि अधिकारों के नाम से जाने जाने वाले कई अन्य चीज़ों के मामले में होता है। इसमें भी कुछ जबरदस्ती अक्सर शामिल होती है। क्लोज एंड फंड और बीमा या अन्य होल्डिंग्स कंपनियों में ये अधिकार आजकल बहुत सामान्य है। क्लोज, क्योंकि हम आश्वस्त हैं कि आय का दूसरा व्यक्तिगत आयकर लगभग लगना पूरी तरह अनुचित है, जो वास्तव में शेयरधारकों द्वारा प्राप्त नहीं की जाती है, क्योंकि कंपनियां स्टॉक के बिक्री के माध्यम से वही पैसा वापस लेती हैं।
कुशल कॉरपोरेशन अपनी सुविधाओं, उनके उत्पाद, उनकी बुक कीपिंग, उनके प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम, उनके कर्मचारी संबंध को लगातार आधुनिक बनाते जा रहे हैं। अभी जरूरी है कि वे अपने प्रमुख वित्तीय अभ्यासों के आधुनिकीकरण के बारे में सोचें। इनमें डिविडेंड पॉलिसी भी कम अहम नहीं है। अध्याय 19 पर टिप्पणी। अध्याय 19 समाप्त हुआ। अब अध्याय 19 पर टिप्पणी। सबसे खतरनाक असत्य वे होते हैं जो सत्य का थोड़ा विकृत रूप होते हैं। इसे कहा है जीसी लिस्टेनबर्ग। ग्राहम ने हार क्यों मानी? द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का शायद ही ऐसा कोई हिस्सा होगा जिसमें ग्राहम ने इतना अधिक बदलाव किया हो जितना इसमें हुआ है। पहले संस्करण में यह अध्याय उन जोड़ियों में से एक था जो लगभग 34 पृष्ठों तक चलता था। वो मूल खंड निवेशक बतौर कारोबार मालिक, शेयरधारक के मतदान अधिकार, कॉर्पोरेट प्रबंधन की गुणवत्ता परखने के तरीके तथा आंतरिक व बाहरी निवेशक के बीच हित संघर्ष को पहचानने की तकनीकों से संबंधित था। हालांकि अपने अंतिम संशोधित संस्करण में ग्राहम ने संपूर्ण चर्चा को संक्षेप में डिविडेंड पर 8 पृष्ठों से कम तक छोटा कर दिया था। ग्राहम ने अपने मूल तर्क को 3/4 से अधिक क्यों काट दिया? दशकों के उपदेश के बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से आशा छोड़ दी थी कि निवेशक कभी भी कॉर्पोरेट मैनेजरों के व्यवहार पर निगरानी रखने में दिलचस्पी लेगा, लेकिन प्रबंधन के दुर्व्यवहार, संदेहात्मक अकाउंटिंग अथवा एओएल, एनरॉन ग्लोबल क्रॉसिंग, स्प्रिंट, टाइको और वर्ल्डकॉम जैसे प्रमुख फर्मों की टैक्स चालबाजियां घोटालों की नवीनतम महामारी है, जो ऐसा कठोर रिमाइंडर है कि ग्राहम ने नित्य निगरानी की आवश्यकता की पहले जो चेतावनी दी थी वो पूर्व से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई। इसलिए इन्हें फिर से देखते हैं और आज की घटनाओं के आलोक में इन पर चर्चा करते हैं। सिद्धांत बनाम व्यवहार। ग्राहम निवेशक बतौर कारोबार मालिक पर मूल 1949 चर्चा की शुरुआत इस उल्लेख से करते हैं कि सिद्धांत रूप से बतौर वर्ग शेयरधारक बादशाह है जो अधिकांश होने पर प्रबंधकों की नियुक्ति और बर्खास्तगी जैसे कार्य कर सकते हैं तथा उन्हें अपने इच्छानुसार मोड़ सकते हैं। लेकिन व्यवहार रूप में ग्राहम कहते हैं कि शेयरधारक पूरी तरह विफल है। ऐसा वर्ग जो ना बुद्धिमत्ता दर्शाता है न सजगता। वे प्रबंधन की अनुशंसाओं पर भेड़चाल में वोट देते हैं, भले प्रबंधन का उपलब्धियों का रिकॉर्ड कितना भी खराब हो। औसत अमेरिकी शेयरधारक को स्वतंत्र रूप से समझदारी भरी कार्रवाई करने को प्रेरित करने का एकमात्र तरीका उसके नीचे पटाखे का धमाका करना है। हम इस विरोधाभासी तथ्य का उल्लेख करने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं कि ऐसा लगता है कि यीशु अमेरिकी शेयरधारकों से कहीं ज़्यादा व्यावहारिक बिजनेसमैन प्रतीत होते हैं। ग्राहम चाहते हैं कि आप ये बुनियादी लेकिन अत्यधिक गंभीर चीज को समझ सके कि जब आप शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं। इसके मैनेजर से लेकर शीर्ष सीईओ तक आपके लिए काम करते हैं। इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके प्रति जवाबदेह हैं। इसके नकद राशि आपकी अपनी है। इसका कारोबार आपकी संपत्ति है। यदि आपको अपनी कंपनी के प्रबंधन का तरीका पसंद नहीं आता तो आपको मैनेजरों को पदमुक्त करने, डायरेक्टर्स को बदलने या संपत्ति को बेच देने की मांग का अधिकार है। ग्राहम घोषणा करते हैं कि शेयरधारकों का जागना होगा। ग्राहम कोट्स। बेंजामिन ग्राहम द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, हार्पर एंड रो, न्यूयॉर्क 1949, पृष्ठ संख्या 217, 219, 240। इशू के बारे में अपने संदर्भ को ग्राहम इस प्रकार समझाते हैं। गोस्पल में कम से कम कर दृष्टांत ऐसे हैं जिनमें एक धनी व्यक्ति और उनकी संपत्ति की देखभाल के लिए नियुक्त प्रभारियों के बीच का अत्यधिक महत्वपूर्ण संबंध संदर्भित होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये शब्द है जो एक धनी पुरुष अपने प्रबंधक से कहता है जिस पर उसकी संपत्ति नष्ट करने का आरोप है। अपने प्रबंध का लेखा जोखा दें क्योंकि अब आगे तुम प्रबंधक नहीं रह सकते हो। ऐसा प्रतीत होता है। ग्राहम के मन में जो अन्य दृष्टांत हैं उनमें मैट 25, 15, 28 शामिल है। बेंजामिन ग्राहम, क्वेश्चनर ऑन स्टॉक होल्डर मैनेजमेंट रिलेशनशिप, द एनालिटिक्स जर्नल, फोर्थ क्वार्टर 1947, पृष्ठ 62। ग्राहम बताते हैं कि उन्होंने लगभग 600 पेशेवर प्रतिभूति विरुद्ध विश्लेषणों का सर्वेक्षण किया और पाया कि उनमें से 95% विश्लेषकों से अधिक का मानना था कि प्रबंधकों के नेतृत्व में स्टॉक के मूल्य में वृद्धि नहीं होने पर शेयरधारकों को उन प्रबंधकों के खिलाफ औपचारिक जांच के लिए मांग करने का अधिकार है। हालांकि ग्राहम आगे बताते हैं कि व्यवहार में ऐसी कार्रवाई के बारे में लगभग कभी सुना नहीं गया। इस संबंध में वो कहते हैं ये शेयरधारक और प्रबंधन के मध्य के संबंधों में क्या होना चाहिए और क्या होता है के बीच व्यापक और को उजागर करता है। क्लोज।
बुद्धिमान मालिक आज के निवेशक ग्राहम का संदेश भूल गए हैं। वे शेयर को खरीदने में ज्यादा मेहनत करते हैं और बेचने में कम, लेकिन इसके मालिक बनने के लिए कुछ नहीं करते। ग्राहम हमें यह याद दिलाते हैं, निश्चित ही इसके अनेक कारण हैं कि शेयरधारक होने का बनने में पूरी सावधानी और विवेक से काम लें। तो आप बुद्धिमान निवेशक रहते हुए बुद्धिमान मालिक कैसे बन सकते हैं? ग्राहम शुरुआत करते हुए हमें बताते हैं कि ऐसे केवल दो बुद्धिमानी सवाल हैं जिन पर शेयरधारक को ध्यान देना चाहिए। पहला, क्या प्रबंधन यथोचित योग्य है? दूसरा, क्या औसत बाहरी शेयरधारकों के हित का ध्यान रखा जा रहा है? आप प्रबंधन की योग्यता को आंकने के लिए प्रत्येक कंपनी की लाभप्रदता, आकार और प्रतिस्पर्धात्मक की तुलना उसी उद्योग में उसके समान अन्य फर्मों से कर सकते हैं। अगर आप मैनेजर अच्छे ना होने का निष्कर्ष निकालें तो क्या होगा? तब ग्राहम कहते हैं, कुछ अन्य महत्वपूर्ण शेयरधारकों को यकीन दिलाना होगा कि बदलाव जरूरी है और उन्हें इस दिशा में काम करने को तैयार करना होगा। दूसरा, शेयरधारक इतने खुले दिमाग के अवश्य हों कि प्रॉक्सी सामग्री को पढ़ सके और दोनों पक्षों के तर्कों का वजन समझ सके। उन्हें कम से कम ये जानने में सक्षम होना चाहिए कि उनकी कंपनी कब विफल रही है तथा अवलंबी प्रबंधन की पुष्टि के वास्ते धूर्ततापूर्ण साधारण बातों से अधिक की मांग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तीसरा, ये तब ज्यादा मददगार होता है जब आंकड़े परिणामों का औसत से कमतर होना स्पष्ट रूप से दिखा रहे हों। अगर ये प्रबंधन की नीतियों और क्षमता को पारित करने के लिए बाहरी बिजनेस इंजीनियरों को बुलाने का रिवाज बन गया हो। ग्राहम कोर्स 1949 संस्करण पृष्ठ 232 ग्राहम आगे कहते हैं कि प्रॉक्सी वोट की मदद से बाहरी शेयरधारकों की एक स्वतंत्र समिति को इंजीनियरिंग फर्म का चयन करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है। यह इंजीनियरिंग फर्म अपनी रिपोर्ट शेयरधारकों को सौंपती है, न कि निदेशक मंडल को। हालांकि कंपनी को इस परियोजना की लागत को वहन करना पड़ता है। ग्राहम के मन में इंजीनियरिंग फर्मों के कुछ प्रकार थे। इनमें धन प्रबंधक, रेटिंग एजेंसियां और विश्लेषकों के संगठन शामिल थे। अन्य निवेशक सैकड़ों परामर्श फर्मों, पुनर्गठन सलाहकारों और जोखिम प्रबंधन संघ जैसी संस्थाओं के सदस्यों में से चुनाव कर सकते हैं। क्लोज। एनरॉन एनरन 1999 में एनरॉन कॉरपोरेशन फॉर्च्यून 500 की अमेरिका की शीर्ष कंपनियों की सूची में 7वें स्थान पर थी। इस ऊर्जा दिग्गज का रेवेन्यू एसेट और हाई रॉकेट की तरह बढ़ रही थी। लेकिन क्या होता यदि निवेशक ग्लैमर और चमकदार संख्याओं को नजरअंदाज कर देता और सिर्फ एनरॉन ने 1999 के प्रॉक्सी स्टेटमेंट का सहज बोध के सूक्ष्मदर्शी यंत्र से विश्लेषण करता। इस प्रॉक्सी में सर्टेन ट्रांजैक्शन विशेष लेन देन शीर्षक के तहत खुलासा होता है कि एनरॉन का मूल्य वित्त अधिकारी एंड्रयू फास्टो दो भागीदारी फर्मों LJM2 का मैनेजिंग मेंबर था, जिनमें एनर्जी व कम्युनिकेशन संबंधी निवेश हुए थे। और ये LJM1 और LJM2 खरीद किससे रही थी? क्यों? एनरॉन से। प्रॉक्सी के अनुसार इस भागीदारी में पहले ही एनरॉन से $170 मिलियन की हस्तियां खरीद ली गई थी, जिसमें कई बार एनरॉन से उधार लिए धन का उपयोग किया गया था। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर फौरन सवाल करता, क्या एनरॉन के डायरेक्टरों ने इस व्यवस्था को अनुमति दी है? हाँ, प्रॉक्सी ने कहा। क्या फास्टो की एलजेएम द्वारा दे में मुनाफा हिस्सेदारी है? हाँ, प्रॉक्सी ने कहा। क्या एनरॉन का मुख्य वित्त अधिकारी होने से फास्टो पर एनरॉन के शेयरधारकों के हितों के लिए विशेष रूप से कार्य करने का दायित्व है? निश्चित ही है। क्या इस तरह फास्टो पर कर्तव्य बाध्यता थी कि वह एनरॉन की बेची किसी भी अस्थि पर सर्वाधिक कीमत हासिल करे? निसंदेह। लेकिन यदि एलजेएम एनरॉन की अस्थियों के लिए अधिक भुगतान करती हो तो इससे एलजेएम द्वारा देय का संभावित मुनाफा और फास्टो की निजी आय घट नहीं जाती? साफ तौर पर। वहीं दूसरी ओर यदि एलजेएम कम कीमत दे तो क्या इससे फास्टो और उसके भागीदारों का मुनाफा बढ़ जाएगा? लेकिन एनरॉन की आय पर घात होगा? साफ तौर पर। क्या एनरॉन को फास्टो व उसके भागीदारों को एनरॉन की अस्थियां खरीदने के लिए धन उधार देना चाहिए, जिससे संभवतः फास्टो का निजी मुनाफा उत्पन्न होता? क्यों? क्या इन सबसे मुख्य रूप से हितों में परेशान करने वाला संघर्ष होता है? इसका कोई दूसरा जवाब नहीं हो सकता। इसे अनुमति देने वाले डायरेक्टरों के फैसले के बारे में ये व्यवस्था क्या कहती है? ये कहती है कि आप अपने निवेशित डॉलर कहीं और ले जाएं। इस बर्बादी से दो साफ सबक उभरते हैं। कभी भी संख्याओं में इतने गहरे मत डूबो कि सहज बोध दरवाजे पर छूट जाए, और शेयर खरीदने से पहले और बाद में प्रॉक्सी स्टेटमेंट को हमेशा पढ़ें।
प्रॉक्सी मटेरियल क्या होता है और ग्राहक इसे पढ़ने पर जोर क्यों दे रहे हैं? प्रॉक्सी स्टेटमेंट में जो ये सभी शेयरधारकों को भेजते हैं, कंपनी अपनी वार्षिक बैठक के एजेंडे की घोषणा करती है तथा मैनेजरों और डायरेक्टरों के वेतन व शेयर स्वामित्व संबंधी विवरण के साथ ही कंपनी व अंदर के लोगों के बीच हुए सौदे का भी खुलासा करती है। शेयरधारकों को वोट करने के लिए कहा जाता है कि कौन सी अकाउंटिंग फर्म खातों का ऑडिट करेगी तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन रहेगा। यदि प्रॉक्सी को पढ़ते हुए आप अपने सहज बोध का उपयोग करेंगे तो ये दस्तावेज कोयला खदान के किनारे पंछी जैसा हो जाएगा। ये शुरुआती चेतावनी व्यवस्था जो कुछ गलत होने का संकेत करता है। एनरॉन का साइड बार देखें। फिर भी औसतन एक तिहाई से आधे के बीच निजी निवेशक अपने प्रॉक्सी पर वोट देने की परवाह नहीं करते। क्या वे इन्हें पढ़ते भी हैं? ग्राहम कोट्स, जॉर्सन शेयर होल्डर्स और एडीपी की इन्वेस्टर कम्युनिकेशन सर्विसेज द्वारा 2002 के लिए मतदान परिणामों की सारणी बनाई गई थी। उक्त दोनों फर्में निवेशकों को प्रॉक्सी सॉलिसिटेशन भेजने वाली प्रमुख फर्में हैं। मतदान परिणामों की सारणी से पता चलता है कि प्रतिक्रिया दर का औसत लगभग 80% से 88% के बीच था। इसमें स्टॉक ब्रोकरों द्वारा अपने ग्राहकों की ओर से भेजी गई प्रॉक्सियां शामिल हैं। अब तक कोई ग्राहक अन्यथा निर्दिष्ट नहीं करता है तो इन प्रॉक्सियों का मत अपने आप प्रबंधन के पक्ष में चला जाता है। तात्पर्य है कि 12% से 20% के बीच शेयर मालिक अपने प्रॉक्सी वोट नहीं डाल रहे हैं। अब व्यक्तिगत निवेशकों के पास अमेरिकी शेयरों के बाजार मूल्य के अनुसार केवल 40% शेयर होते हैं। वहीं अधिकांश संस्थागत निवेशक जैसे पेंशन फंड और बीमा कंपनियां प्रॉक्सी मुद्दों पर मतदान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सभी व्यक्तिगत निवेशकों में से लगभग एक तिहाई व्यक्तिगत निवेशक वोट देने की अपेक्षा करते हैं। क्लोज। अपनी प्रॉक्सी को समझना और वोट देना हर तरह से बुनियादी बात है जिससे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बना जाए। वैसे ही जैसे अच्छा नागरिक बनने के लिए खबरों की जानकारी और अच्छे बुरे को समझते हुए वोट देना है। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी में आपकी हिस्सेदारी 10% की है या आपके पास तुच्छ से 100 शेयर 1/10,000 के सिर्फ 1% है। यदि आपने अपने पास मौजूद शेयरों की प्रॉक्सी कभी नहीं पढ़ी और कंपनी बर्बाद हो जाती है तो इसका दोष केवल आप पर होगा। यदि आप प्रॉक्सी पढ़ते हैं और उसकी कुछ चीज़ें आपको परेशान करती हैं तो हर डायरेक्टर के विरोध में वोट करें जिससे आपकी असहमति दर्ज हो सके। वार्षिक मीटिंग में शामिल हो और अपने अधिकारों पर बात करें। अपने शेयर के लिए समर्थित ऑनलाइन मैसेज बोर्ड तलाशी और अन्य निवेशकों से इस उद्देश्य को जुड़ने की बात करें। ग्राहम के पास एक और योजना है जो आज के निवेशकों के लिए फायदेमंद हो सकती है। एक या अधिक पेशेवर व स्वतंत्र डायरेक्टरों के चयन से लाभ उठाया जा सकता है। ये बड़े कारोबारी अनुभव वाले लोग होते हैं जो संस्थान की समस्याओं पर नवीन और अनुभवी नजर रख सकते हैं। उन्हें अलग से वार्षिक रिपोर्ट बनानी चाहिए जो सीधे शेयरधारकों को संबोधित हो और जिनमें संस्थान के मालिक से जुड़े प्रमुख सवालों पर उनका नजरिया हो। क्या कारोबार में वे परिणाम दिखते हैं जिनकी बाहरी शेयरधारक उचित प्रबंधन के तहत उम्मीद करते हैं? यदि नहीं तो क्यों? और इस बारे में क्या कह सकता है? कोई व्यक्ति अनुमान ही लगा सकता है कि ग्राहम के इस प्रस्ताव से उन कारपोरेट दोस्तों व गोल्फ के साथियों के बीच कैसी घबराहट हो सकती है जिनमें से अनेक आज के स्वतंत्र डायरेक्टर हैं। इससे ये नहीं मान लेना चाहिए कि उनकी रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ जाएगी क्योंकि ज्यादातर स्वतंत्र डायरेक्टरों में लगता है कि रीढ़ की हड्डी होती ही नहीं है। ये आखिरकार किसका धन है? चलिए अब ग्राहम के दूसरे पैमाने पर नजर डालते हैं। क्या प्रबंधन बाहरी निवेशकों के सर्वोत्तम हित के लिए काम करता है? मैनेजर हमेशा शेयरधारकों से ही कहते हैं कि वे मैनेजर सबसे अच्छी तरह जानते हैं कि कंपनी के नकद का क्या करना है। ग्राहम सीधे इस मैनेजर की बकवास की पोल खोलते हैं। किसी कंपनी का प्रबंधन कारोबार ठीक से चला सकता है और फिर भी हो सकता है कि बाहरी शेयरधारकों के लिए उचित प्रबंधन ना दे क्योंकि उसकी कार्यकुशलता केवल परिचालन तक ही सीमित है और इसे पूंजी के लिए बेहतरीन उपयोग के लिए विस्तारित नहीं किया गया है। कुशल परिचालन का उद्देश्य कम लागत पर उत्पादन तथा बेचने के लिए सर्वाधिक लाभप्रद साधनों को तलाशना है।
कुशल वित्त प्रबंधन के लिए जरूरी है कि शेयरधारकों का धन उनके लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रारूप में काम करे। ये ऐसा सवाल है जिसमें प्रबंधन की सबसे कम दिलचस्पी होती है। वास्तव में लगभग हमेशा ही धारक से उतना धन चाहता है जितना वो हासिल कर सके, जिससे खुद अपनी वित्तीय समस्याएं न्यूनतम कर सके। इस तरह पारंपरिक रूप से प्रबंधन उस पूंजी से अधिक पर परिचालन करता है जितनी उसकी आवश्यकता है, यदि शेयरधारक की अनुमति मिले, जो अक्सर मिल जाती है। 1990 के दशक के अंत में और 2000 के दशक की शुरुआत में प्रमुख टेक्नोलॉजी कंपनियों के प्रबंधकों ने इस डैडी नोज बेस्ट की प्रवृत्ति को नए चरम पर पहुंचा दिया। इस तर्क के अनुसार आप डिविडेंड क्यों लेना चाहते हैं, जब हम इस नगद राशि को आपके लिए निवेश करके इसे शेयर भाव बढ़त में बदल सकते हैं। जरा देखो हमारा स्टॉक किस तरह बढ़ रहा है। क्या यह साबित नहीं करता कि हम आपकी पेनी को डॉलर में आपसे ज्यादा अच्छी तरह बदल रहे हैं। अविश्वसनीय रूप से निवेशक इस जाल में पूरी तरह फंस गए। 1999 आने तक डैडी नोज बेस्ट ऐसा ब्रह्मा वाक्य बन गया कि जनता को पहली बार स्टॉक बेचने वाली कंपनियों में से सिर्फ 3.7% ने उस वक्त डिविडेंड भुगतान किया, जो 1960 के दशक के सभी आईपीओ के औसत 72.1% से बहुत कम था। एक नज़र देखिए किस तरह डिविडेंड भुगतान करने वाली कंपनियों का प्रतिशत मुरझाता गया। लेकिन डैडी नोज बेस्ट बहाना था। जहां कुछ कंपनियों ने इस नकद का अच्छा इस्तेमाल किया, वहीं शेष अधिकतर दो वर्गों में आती हैं, जिन्होंने इसे व्यर्थ गंवा दिया और जिन्होंने इसे उससे भी ज़्यादा तेजी से जमा किया जितने से संभवतः खर्च कर पाते थे। पहले समूह में प्राइसलाइन कॉम ने 2000 में ग्रोसरी और गैसोलीन जैसे मूर्खतापूर्ण उपकरणों की शुरुआत करने के नुकसान में $67 मिलियन बर्बाद कर दिए, जबकि Amazon.com ने अपने शेयरधारकों की संपत्ति में से कम $233 मिलियन बैबैन और एसफोर्ड कॉम जैसे .com बम में निवेश करके नष्ट कर दिए। अब तक रिकॉर्डिंग सबसे बड़ी दो नुकसान जेडीएस यूनिफेज का 2001 में $56 बिलियन और एओएल टाइम वार्नर का 2002 में $99 बिलियन तब हुए जब कंपनी ने डिविडेंड भुगतान के विकल्प की जगह अन्य फर्मों में विलय को चुना, उस वक्त जब उनके शेयर अत्यधिक ओवर वैल्यू थे। दूसरे समूह में 2001 के अंत तक ओवर और केल कॉरपोरेशन ने $5 बिलियन नकद जमा कर लिया था। सिस्को सिस्टम्स ने कम से कम $7.5 बिलियन एकत्रित कर लिए थे। माइक्रोसॉफ्ट ने $38.2 बिलियन जितना ऊंचा नकद का पहाड़ जमा कर लिया था और ये $2 मिलियन प्रति घंटे से अधिक के औसत से बढ़ रहा था। आखिर बिल गेट्स अभी और कितना धन वर्षा चाहते थे। अतः ये किस्सा संबंधी प्रमाण साफ तौर पर दर्शाते हैं कि अनेक कंपनियां नहीं जानती थी कि इस अतिरिक्त धन को अतिरिक्त रिटर्न में कैसे बदला जाए। सांख्यिकीय साक्ष्य में क्या बताते हैं। ग्राहम कोट्स, शायद बेंजामिन फ्रैंकलिन सीईओ होते तो इस समस्या से बच सकते थे। फ्रैंकलिन के बारे में कहा जाता है कि वो सिक्कों को एक एयर एस्बेस्टस पर्स में लेकर चला करते थे। ऐसा इसलिए ताकि सिक्के उनकी जेब में छेद ना करें। बिजनेस वीक के एक अध्ययन में पाया गया कि 1995 से 2001 तक 300 से अधिक बड़े विलय में से 61% विलय में अधिग्रहण करने वाली कंपनी के शेयरधारकों का धन नष्ट हुआ। इस स्थिति को विजेताओं का अभिशाप या खरीदार का पछतावा कहा जाता है। और सौदे में भुगतान करने के लिए नकद के बजाय स्टॉक का उपयोग करने वाले अधिग्रहणकर्ताओं ने प्रतिद्वंदी कंपनियों से 8% खराब प्रदर्शन किया है। डेविड हेनरी मर्जस, वाई मोस्ट बिग डील्स डोंट पे ऑफ, बिजनेस वीक 14 अक्टूबर 2002, पृष्ठ 60 से 70। इस तरह के एक अकादमिक अध्ययन में पाया गया कि निजी कंपनियों और सार्वजनिक कंपनियों की सहायक कंपनियों के अधिग्रहण से सकारात्मक स्टॉक रिटर्न मिलता है, लेकिन वही संपूर्ण सार्वजनिक कंपनियों का अधिग्रहण करने पर अधिग्रहणकर्ता कंपनी के शेयरधारकों को नुकसान होता है। जब ब्याज दरें अपने रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर होती हैं, तब पैसों का पहाड़ भी बैठे बैठे घटिया रिटर्न देता है। जैसा कि ग्राहम कहते हैं, जब तक ये अधिशेष नकदी कंपनी के पास रहती है, बाहरी शेयरधारक को इससे बहुत कम लाभ मिल पाता है। वास्तव में 2002 के अंत तक माइक्रोसॉफ्ट का नकद शेष बढ़कर $43.4 बिलियन हो गया था। ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण था कि कंपनी व्यवसाय से पैदा हो रहे नकदी का कोई अच्छा उपयोग नहीं ढूंढ पा रही थी। जैसा कि ग्राहम बताते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का संचालन कुशल था, लेकिन इसका वित्त प्रबंधन अब कुशल नहीं था। इस समस्या के निवारण की दिशा में कदम उठाते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने 2003 की शुरुआत में घोषणा की कि वो तिमाही डिविडेंड का
नियमित भुगतान करना शुरू कर देगी। क्लोज। मनी मैनेजर रॉबर्ट अर्नॉट और क्लिफोर्ड अस्ने ने अपने अनुसंधान में पाया कि जब वर्तमान डिविडेंड कम होता है तो भविष्य में कॉर्पोरेट आय भी कम हो जाती है, और जब वर्तमान डिविडेंड उच्च होता है तो ऐसा ही भावी आय में भी होता है। 10 वर्ष से ज़्यादा अवधि में जब डिविडेंड उच्च था तब औसत रेट ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ भी 3.9 बिंदु अधिक थी। कोलंबिया के लेखा प्राध्यापकों डोरेन निसिम और आमिर जिब ने पाया कि जिन कंपनियों ने अपना डिविडेंड बढ़ाया उन्हें न केवल बेहतर स्टॉक रिटर्न हासिल हुआ, बल्कि यह डिविडेंड वृद्धि कम से कम 4 वर्षों तक डिविडेंड बदलाव के बाद भविष्य की उच्च लाभकारिता से संबंधित रहे। संक्षेप में, अधिकांश मैनेजरों का यह कहना गलत है कि वे आपका धन आपसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। डिविडेंड भुगतान करना शानदार परिणामों की गारंटी नहीं है, लेकिन इससे स्टॉक विशेष के रिटर्न में अवश्य सुधार हुआ, क्योंकि कम से कम मैनेजरों के हाथों से धन निकाला जा सका इससे पहले कि वे उसे गंवा दें या जमा कर लें। कम पर बेचना, अधिक पर खरीदना। इस तर्क पर क्या कहना है, जहाँ कंपनियां अधिशेष नकद को अपने ही शेयर खरीदने में बेहतर इस्तेमाल कर लेती हैं। जब कोई कंपनी अपने ही शेयरों को वापस खरीदती है तो इसके आउटस्टैंडिंग शेयरों की संख्या घट जाती है। भले उनकी शुद्ध आय स्थिर बनी रहती है, लेकिन कंपनी की आय प्रति शेयर में वृद्धि होगी, क्योंकि इसकी कुल आय कम शेयरों में फैली होगी। तब बदले में इसके शेयर का भाव बढ़ेगा। डिविडेंड के विपरीत यह बेहतर है, क्योंकि वापस खरीदने पर उन निवेशकों पर टैक्स नहीं लगता जो अपने शेयर बेचते नहीं हैं। इस तरह इससे टैक्स का बिल बढ़े बिना उनका स्टॉक का मूल्य बढ़ जाता है, और यदि शेयर सस्ते हों तब इन्हें वापस खरीदने में अतिरिक्त नकद को खर्च करना कंपनी के पूंजी का सर्वोत्तम उपयोग है। सिद्धांत रूप से सब सत्य है। दुर्भाग्य से वास्तविक जगत में शेयरों की वापस खरीद ऐसे उद्देश्य से की जाती है जिसे केवल बुरा ही कहा जाता सकता है। अब स्टॉक विकल्पों को बांटना अधिकारियों, विशेष रूप से हाईटेक इंडस्ट्री में की क्षतिपूर्ति का इतना बड़ा भाग है कि मैनेजरों को ऐसे लाखों इशू जारी होते हैं जो उन्हें स्टॉक ऑप्शन के तौर पर भुनाते हैं, लेकिन इससे आउटस्टैंडिंग शेयरों की संख्या बढ़ जाती है और प्रति शेयर आय सिकुड़ जाती है। ग्राहम कोट्स। 2003 की शुरुआत में राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश द्वारा प्रस्तावित कर सुधार से डिविडेंड की कर योग्यता में बदलाव आएगा, लेकिन इस पुस्तक के मूल संस्करण के प्रेस में जाने समय तक इस कानून का भाग स्पष्ट नहीं था। ऐतिहासिक रूप से शेयरों के पुनः खरीद की दिशा में कंपनियां सामान्य ज्ञान का दृष्टिकोण अपनाती आई हैं। यानी जब स्टॉक की कीमतें अधिक होती हैं तब वे पुनः खरीद कम कर देती हैं, वहीं जब कीमतें कम होती हैं तब वे पुनः खरीद बढ़ा देती हैं। उदाहरण के लिए 19 अक्टूबर 1987 को शेयर बाजार में गिरावट के बाद 400 कंपनियों ने अगले 12 दिनों में नए सिरे से बायबैक की घोषणा की। वही उस वर्ष के अगले भाग में जब स्टॉक की कीमतें बहुत अधिक थी तब केवल 107 फर्मों ने बायबैक योजना की घोषणा की थी। मुरली जगन्नाथ, क्लिफबोर्ड पी स्टीफन्स और माइकल एस इसबैक, फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी एंड द चॉइस बिटवीन डिविडेंड एंड स्टॉक रिपर्चेज, जर्नल ऑफ फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, वाल 57, नंबर 3, सितंबर 2000, पेज नंबर 362 देखें। एक कंपनी द्वारा आपके अधिकारियों और कर्मचारियों को दिए गए स्टॉक विकल्प उन्हें भविष्य में रियायती मूल्य पर शेयर खरीदने का अधिकार, हालांकि यह बाध्यकारी नहीं है, देता है। स्टॉक विकल्पों को शेयरों में बदलने की प्रक्रिया को विकल्प का प्रयोग कहा जाता है। ऐसा करने पर कर्मचारी शेयरों को मौजूदा बाजार मूल्य पर बेच सकते हैं और अंतर को लाभ के रूप में अपनी जेब में डाल सकते हैं। क्योंकि किसी दिए गए वर्ष में लाखों करोड़ों स्टॉक विकल्पों का प्रयोग किया जा सकता है, कंपनी को अनिवार्य रूप से आउटस्टैंडिंग शेयरों की आपूर्ति में वृद्धि करनी पड़ती है। ऐसा होने पर कंपनी की कुल शुद्ध आय ज़्यादा शेयरों में फैल जाती है और उसकी प्रति शेयर आय कम हो जाती है। इसलिए कंपनियां आमतौर पर विकल्प धारकों को जारी किए गए स्टॉक का प्रभाव कम करने के लिए अन्य शेयरों को वापस खरीदने के लिए खुद को मजबूर महसूस करती हैं। 1998 में 63.5% मुख्य वित्तीय अधिकारियों ने स्वीकार किया था कि शेयरों की पुनः खरीद करने की एक प्रमुख कारण स्टॉक विकल्पों की वजह से हुए डायलूशन के प्रभाव का प्रतिकार करना है। क्लोज। कंपनियां राइट बैक करती हैं और खुले बाजार में कई मिलियन शेयर खरीद लेती हैं। 2000 तक कंपनियां अपनी कुल शुद्ध आय का आश्चर्यजनक 41.8% खर्च करके अपने खुद के शेयर खरीद रही थी, जो 1980 के 4.8% से अधिक था। चलिए अब सॉफ्टवेयर दिग्गज ऑरेकल कॉरपोरेशन को देखते हैं। 1 जून 1999 से
31 मई 2001 के बीच ऑरेकल ने साधारण स्टॉक के 101 मिलियन शेयर अपने वरिष्ठ अधिकारियों और अतिरिक्त 26 मिलियन के शेयर कर्मचारियों को $484 मिलियन की लागत पर जारी किए। इस बीच स्टॉक विकल्पों से अर्निंग्स प्रति शेयर कम होने से रोकने के लिए ऑरेकल ने $5.3 बिलियन या उस वर्ष अपने कुल रेवेन्यू का 52% खर्च किया, जिससे स्टॉक के $290.7 मिलियन शेयर वापस खरीदे जा सके। ऑरेकल ने ये स्टॉक अंदर के लोगों को $3.53 प्रति शेयर के औसत पर जारी किए और इसे 18.26 के औसत भाव पर वापस खरीद लिया। कम पर बेचा लेकिन अधिक पर खरीदा। क्या इसमें शेयरधारकों का मूल्य बढ़ाने वाला भी कुछ है? 2002 तक ऑरेकल का स्टॉक इसके 2000 के शीर्ष के आधे से भी कम तक गिर गया। अब इसके शेयर और सस्ते हो गए थे, तो क्या ऑरेकल ने अधिक स्टॉक बायबैक करने में जल्दबाजी की थी? 1 जून 2001 से 31 मई 2002 के बीच ऑरेकल ने अपने पुनः खरीद को $2.8 बिलियन तक कम कर दिया, शायद इसलिए क्योंकि उसके अधिकारियों व कर्मचारियों ने उस वर्ग कम ऑप्शन उपयोग किए थे। यही कम पर खरीद और अधिक पर बेचने का पैटर्न अन्य दर्जनों टेक्नोलॉजी कंपनियों में भी दिखाई देता है। आखिर क्या चल रहा है? यहाँ दो हैरान कर देने वाले कारक काम करते हैं। ग्राहम कोट्स इस परिवर्तन को लाने वाले मुख्य कारकों में से एक यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन का 1982 में शेयर पुनः खरीद पर अपने पिछले प्रतिबंधों का शिथिल करने का निर्णय था। गुस्तावो बुलोन और रोनी माइक्लो डिविडेंड्स शेयर रिपर्चेज एंड द सब्स्टिट्यूशन हाइपोथेसिस द जर्नल ऑफ फाइनेंस वॉल 57 नंबर 4 अगस्त 2002 पेज नंबर 1649 टू 84। अपने पूरे लेखन के दौरान ग्राहम जोर देकर कहते हैं कि कॉर्पोरेट प्रबंधन का कर्तव्य सिर्फ ये नहीं है कि यह सुनिश्चित करे कि उनके स्टॉक का मूल्यांकन कम ना हो, बल्कि यह भी सुनिश्चित करें कि इसका मूल्यांकन बहुत अधिक ना हो। जैसा कि उन्होंने सिक्योरिटी एनालिसिस 1934 संस्करण पेज 515 में लिखा है, शेयरधारकों के हित में कार्य करने की प्रबंधन की जिम्मेदारी में अपनी क्षमता अनुसार उनकी प्रतिभूतियों की बेतुके रूप से उच्च या अनुचित रूप से कम कीमत का निर्धारण रोकने की बाध्यता शामिल है। तात्पर्य यह है कि शेयरधारक मूल्य में वृद्धि लाने का अर्थ केवल यह सुनिश्चित करना नहीं है कि स्टॉक की कीमत बहुत कम ना हो, इसका मतलब यह भी सुनिश्चित करना है कि स्टॉक की कीमत अनुचित स्तर तक ऊंची नहीं जानी चाहिए। काश 1999 में इंटरनेट कंपनियों के अधिकारियों ने ग्राहम की समझदारी पर ध्यान दिया होता। क्लोज कंपनियों को तब टैक्स में छूट मिलती है जब उनके अधिकारी और कर्मचारी अपने स्टॉक ऑप्शन का उपयोग करते हैं, जिसे आईआरएस कंपनी का क्षतिपूर्ति व्यय मानता है। जैसा कि वित्त वर्ष 2000 से लेकर 2002 तक ऑरेकल ने ऑप्शन में अंदर के लोगों के नकदीकरण द्वारा $1.69 बिलियन का टैक्स लाभ लिया। स्प्रिंट कॉरपोरेशन ने 1999 और 2000 में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा $1.9 बिलियन का ऑप्शन मुनाफा लेने से $678 मिलियन का टैक्स लाभ जेब में डाला। एक वरिष्ठ अधिकारी जिसे स्टॉक ऑप्शन से भारी लाभ होता है, उसका निहित स्वार्थ डिविडेंड से अधिक स्टॉक बायबैक में होगा। क्यों? तकनीकी कारणों से स्टॉक के चरम तक बढ़ जाने से आय भाव अस्थिरता से ऑप्शन का मूल्य भी बढ़ जाता है, लेकिन डिविडेंड शेयर के भाव में उतार चढ़ाव को निरुत्साहित करते हैं। अतः यदि मैनेजर्स डिविडेंड बढ़ाते हैं तो इससे वे खुद अपने स्टॉक ऑप्शन का मूल्य घटा रहे होंगे। इसलिए कोई हैरानी नहीं कि सीईओ डिविडेंड भुगतान की जगह स्टॉक का बायबैक करें, फिर शेयर चाहे जितना भी ओवर वैल्यू हो या वे कितने बड़े पैमाने पर बाहरी शेयरधारकों के संसाधनों को बर्बाद करें। ग्राहम कोर्स अविश्वसनीय रूप से स्टॉक विकल्पों को कंपनी के कर रिटर्न के कर्मचारी मुआवजे के खर्च के रूप में माना जाता है, लेकिन इन विकल्पों को शेयरधारकों की वित्तीय रिपोर्ट में आय विवरण पर खर्च के रूप में नहीं दर्शाया जाता है। निवेशक केवल ये आशा कर सकते हैं कि लेखांकन सुधारों में इस हास्यास्पद व्यवहार को बदल दिया जाएगा। जॉर्ज डब्ल्यू फेन और नेली लियांग कॉर्पोरेट पेआउट पॉलिसी एंड मैनेजरियल स्टॉक इंसेंटिव्स जर्नल ऑफ फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स वॉल 60 नंबर 1 अप्रैल 2001 पेज नंबर 45 टू 72 देखें। डिविडेंड मौजूदा आय को एक धारा प्रदान करके स्टॉक को कम अस्थिर बनाते हैं और इस प्रकार से शेयरधारकों पर स्टॉक के बाजार मूल्य में होने वाले उतार चढ़ाव के प्रभाव को कम करने में मदद करते हैं। कई शोधकर्ताओं ने पाया है कि स्टॉक बायबैक प्रोग्राम नगद लाभांश के बिना
प्रदान करने वाली कंपनियों की औसत लाभप्रदता उन कंपनियों की तुलना में कम से कम दोगुनी अस्थिर होती है जो डिविडेंड भुगतान करती है। सामान्यतः परिवर्तनीय आय अधिक होने पर शेयर की कीमतों में उछाल आता है। नतीजन जब शेयर की कीमतें अस्थायी रूप से अधिक होती हैं, तब अधिक अवसर सृजित करने के कारण प्रबंधकों का स्टॉक विकल्प अधिक मूल्यवान हो जाता है। आज लगभग दो तिहाई कार्यकारी मुआवजे का भुगतान स्टॉक विकल्प और अन्य गैर नगद पुरस्कारों के रूप में किया जाता है। 30 साल पहले कार्यकारी मुआवजे का कम से कम दो तिहाई हिस्सा नगद के रूप में आता था। क्लोज। अपने ऑप्शन खुला रखना। अंत में सुस्त निवेशक अपनी कंपनियों को उनके अधिकारियों को इस अनुचित शैली में जरूरत से ज्यादा भुगतान करने के लिए बेलगाम कर देते हैं। 1997 में एक्सा कंप्यूटर इंक के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स कंपनी में बतौर अंतरिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वापस लौटे। वे पहले ही समृद्ध व्यक्ति थे। जॉब्स ने $1 प्रति वर्ष नगद वेतन लेने पर जोर दिया। 1999 के अंत में जॉब्स को बतौर सीईओ बीते 2.5 वर्ष बिना क्षतिपूर्ति काम करने के लिए धन्यवाद रूप में बोर्ड ने उनका अपना गल्फ स्ट्रीम जेट उपहार दिया, जिसकी कीमत कंपनी के लिए सिर्फ $90 मिलियन पड़ी। अगले महीने जॉब्स अपने पद शीर्षक से अंतरिम हटाने को तैयार हो गए और बोर्ड ने उन्हें $20 मिलियन के शेयर ऑप्शन से पुरस्कृत किया। तब तक जॉब्स के पास कुल मिलाकर एप्पल के केवल 2 शेयर थे। ऐसे ऑप्शन के पीछे का सिद्धांत यह है कि मैनेजरों और बाहरी निवेशकों के हित समानांतर हो जाएं। यदि आप एप्पल के बाहरी शेयरधारक हैं, तो आप इसके मैनेजरों को केवल तभी पुरस्कार देंगे जब एप्पल के स्टॉक शानदार रिटर्न अर्जित करें। आपके और कंपनी के अन्य मालिकों के लिए संभवतः इससे ज्यादा न्यायसंगत और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जैसा कि वैनगार्ड फंड्स के पूर्व चेयरमैन जॉन बोगल ने उल्लेख किया कि लगभग सभी मैनेजर अपने ऑप्शन निष्पादित करने के फौरन बाद इन्हें बेच देते हैं, तो किस तरह कई मिलियन शेयरों को शीघ्र लाभ के लिए उतारने से उनके हित कंपनी के दीर्घावधि निष्ठावान शेयरधारकों के समान हो सकते हैं। जॉब्स के मामले में यदि 2010 में एप्पल का शेयर वार्षिक केवल 5% भी बढ़े, तो वह अपने ऑप्शन को $548.3 मिलियन नकद कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि एप्पल के स्टॉक समस्त स्टॉक मार्केट में दीर्घावधिक औसत रिटर्न का आधा भी नहीं कमा पाया, तो भी जॉब्स को $500 बिलियन मिल जाएंगे। क्या इससे उनके हित एप्पल के शेयरधारकों के साथ समानांतर हो सकेंगे, या इस भरोसे के लिए घातक होंगे कि जो एप्पल के शेयरधारकों ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रखा है? प्रॉक्सी स्टेटमेंट को सतर्कता से पढ़ने पर बुद्धिमान निवेशक ऐसे किसी भी अधिकारी क्षतिपूर्ति योजना के खिलाफ वोट करेगा जिनमें मैनेजरों को आवंटित ऑप्शन कंपनी के शेयर स्टैंडिंग से 3% से ज्यादा हो, और आप ऐसी किसी भी योजना को वीटो करेंगे जिसमें ऑप्शन आवंटन शानदार परिणामों को लेकर स्पष्ट हो, अस्थायी पैमाने पर प्रासंगिक ना हो। मान लीजिए औसत स्टॉक उसी इंडस्ट्री में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए आउट परफॉर्म करता हो। कोई भी सीईओ अपने को धनवान बनाने की पवित्रता नहीं रखता यदि आपके लिए उसने खराब परिणाम उत्पन्न किए हैं। अंतिम विचार। चलिए ग्राहम के सुझाव पर वापस लौटते हैं और हर कंपनी के स्वतंत्र बोर्ड सदस्यों को शेयरधारकों को लिखित में रिपोर्ट देनी चाहिए कि क्या कारोबार का उससे असली मालिकों की ओर से उचित प्रबंधन किया जा रहा है। क्या हो यदि स्वतंत्र डायरेक्टर्स कंपनी की डिविडेंड और शेयरों की पुनः खरीद को लेकर कंपनी की नीतियों पर स्पष्टीकरण दें। क्या हो यदि उन्हें विवरण देना पड़े कि वे किस तरह पहचानते हैं कि कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन ओवरपेड नहीं है। और क्या हो यदि सभी निवेशक बुद्धिमान मालिक बन जाएं और सचमुच वार्षिक रिटर्न पढ़ने लगे। यहाँ पर अध्याय 19 समाप्त होता है। अब अध्याय 20 चालू होता है। इसका टाइटल है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, निवेश की केंद्रीय अवधारणा। पुराने उपाख्यानों में समझदार व्यक्तियों ने नस्बर स्थितियों के इतिहास को इस तरह एक वाक्य में केंद्रित किया है, और वो भी बीत जाएगा। इस तरह ठोस निवेश के रहस्य को चंद शब्दों में गढ़ने की ऐसी चुनौती का हमने सामना किया और ये नीति वाक्य निर्मित किया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये विचार निवेश नीतियों पर पिछली सभी चर्चाओं से गुजरा है, जो अक्सर स्पष्ट तो कभी कभी कम प्रत्यक्ष ढंग से दिखाई दिया है। चलिए अब हम संक्षेप में इस विचार से संबंधित तर्क को तलाशने का प्रयास करते हैं। सभी अनुभवी निवेशक जानते हैं कि मजबूत बॉन्ड्स और प्रीफर्ड स्टॉक्स के चयन में मार्जिन ऑफ सेफ्टी की अवधारणा अनिवार्य है। उदाहरण के लिए, रेल रोड को अपना कुल फिक्स चार्ज वर्षों की अवधि लेते हुए 5 गुना से बेहतर
आयकर से पहले अर्जित करना चाहिए था, ताकि उसके बॉन्ड्स निवेश श्रेणी के इशू के रूप में अर्हता प्राप्त कर सकें। आवश्यकताओं से अधिक ब्याज अर्जित करने की यह पिछली क्षमता मार्जिन ऑफ सेफ्टी का गठन करती है, जिसे शुद्ध आय में भविष्य की कुछ गिरावट की स्थिति में नुकसान या असुविधा के खिलाफ निवेशक की सुरक्षा के तौर पर गिना जाता है। ग्राहम कोट्स। ऐसा कहा जाता है कि एक पूर्वी सम्राट ने एक बार अपने बुद्धिमान पुरुषों को एक वाक्य खोजने का कार्य सौंपा जो सदा दृष्टि में रहे और हर समय और परिस्थिति में सत्य और उपयुक्त हो। उन्होंने उसे ये शब्द प्रस्तुत किए, और यह भी बीत जाएगा। ये कितना कुछ व्यक्त करता है, घमंड की घड़ी में कितना विनम्र करता है, दुख की गहराइयों में कितना दिलासा देता है, और ये भी बीत जाएगा। और फिर भी हम आशा करते हैं कि ये बिल्कुल सच नहीं है। क्लोज। चार्जेस के ऊपर का मार्जिन अन्य तरीकों से भी बताया जा सकता है। उदाहरण के लिए उस प्रतिशत में जिससे ब्याज के गायब होने के बाद शेष राशि से पहले राजस्व का लाभ में गिरावट हो सकती है, लेकिन अंतर्निहित विचार वही रहता है। बॉन्ड निवेशक भावी औसत आय से वैसी ही उम्मीद नहीं लगा सकता जैसी अतीत में रही होगी। यदि उसे पूरा विश्वास हो तो मार्जिन की मांग कम रह सकती है। ना ही वो अपने फैसले पर किसी भी नियंत्रित हद तक भरोसा करता है कि भविष्य की आय अतीत की तुलना में बेहतर होगी या खराब। अगर उसने ऐसा किया तो उसे अपने मार्जिन को सावधानी पूर्वक अनुमानित आय के खाते के रूप में मापना होगा, इसके बजाय कि वो पिछले रिकॉर्ड में दिखाए गए मार्जिन पर जोर दे। यहाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कार्य सार रूप से भविष्य के सटीक अनुमान का अनावश्यक प्रतिपादन है। यदि मार्जिन बहुत बड़ा हो तो यह मान लेने के लिए काफ़ी है कि भविष्य में आय अतीत से ज़्यादा नहीं गिरेगी, जिससे निवेशक खुद को समय के उलटफेर के खिलाफ पर्याप्त रूप से सुरक्षित महसूस कर सकता है। बॉन्ड्स के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी की गणना कर्ज की राशि के साथ उद्यम की कुल मूल्य की तुलना करके वैकल्पिक रूप से की जा सकती है। ऐसे ही गणना प्रीफर्ड स्टॉक इशू के लिए भी की जा सकती है। यदि कारोबार पर $10 मिलियन बकाया हो और इसकी कीमत स्पष्ट रूप से $30 मिलियन हो, तब इसके मूल्य में 2/3 तक सिकुड़ने की गुंजाइश है, कम से कम सैद्धांतिक रूप से। इससे पहले कि बॉन्ड धारक का नुकसान हो, कर्ज से अधिक की इस अतिरिक्त मूल्य राशि या कुशन को जूनियर स्टॉक इशू में तय अवधि वर्षों के औसत बाजार भाव का उपयोग करके अनुमानित रूप से निकाला जा सकता है। चूंकि स्टॉक की औसत कीमतें आमतौर पर कमाई की औसत शक्ति से संबंधित होती है, इसलिए कर्ज पर उद्यम मूल्य का मार्जिन और चार्जेस पर कमाई का मार्जिन ज़्यादातर मामलों में समान परिणाम देगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी की अवधारणा को काफ़ी हद तक फिक्स्ड वैल्यू इन्वेस्टमेंट पर लागू किया जा सकता है। क्या इसे साधारण शेयरों के क्षेत्र में ले जाया जा सकता है? हाँ, लेकिन कुछ आवश्यक बदलावों के बाद। कुछ ऐसे भी मिसाल भी होती है जिनमें साधारण शेयर को मजबूत माना जा सकता है, क्योंकि इसमें उतना ही अधिक मार्जिन ऑफ सेफ्टी होती है जितनी किसी अच्छे ब्रांड में बॉन्ड में होती है। उदाहरण के लिए तब होता है जब किसी कंपनी के पास आउटस्टैंडिंग में केवल वही साधारण शेयर हो जो मंदी की अवस्था के कारण बॉन्ड्स की राशि से कम पर बिक रहे हों, जिन्हें सुरक्षित रूप से इसी संपत्ति और आय क्षमता के अनुसार जारी किया जा सकता है। यह स्थिति 1932 से 33 में कम भाव पर मजबूत वित्तीय औद्योगिक कंपनियों की थी। ऐसी घटनाओं में निवेशक बॉन्ड के साथ जुड़ी बब के साथ ही बड़ी आय पाने और साधारण शेयर में निहित मूल्य वृद्धि की सभी संभावनाएं भी प्राप्त कर सकता है। उसके पास केवल एक चीज नहीं होगी, डिविडेंड या अन्य भुगतान के लिए जोर देने की उपयुक्त क्षमता। लेकिन यदि फायदों से तुलना करें तो यह बहुत कम नुकसान है। ऐसी परिस्थितियों में खरीदे गए साधारण शेयर एक आदर्श सुरक्षा और लाभ के अवसर का संयोजन प्रदान करेंगे, यद्यपि ऐसी अनियमित रूप से हो सकता है। इस स्थिति के हाल ही के उदाहरण के तौर पर हम एक कर फिर नेशनल प्रेस्टन इंडस्ट्री के स्टॉक की चर्चा करेंगे, जो 1972 में $43 मिलियन की कुल एंटरप्राइज वैल्यू पर बिका था। अपने $16 मिलियन के टैक्स पूर्व वर्तमान आय के साथ कंपनी इस राशि के बॉन्ड्स का आसानी से समर्थन कर सकती थी। सामान्य साधारण शेयरों में, जिनमें सामान्य परिस्थितियों में निवेश के लिए खरीदा गया हो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अनुमानित आय क्षमता में निहित होती है, जो बॉन्ड्स के चालू भाव से काफ़ी ऊपर होती है। पिछले संस्करणों में हमने इस बिंदु को निम्न आंकड़ों से स्पष्ट किया था। कल्पना कीजिए एक विशिष्ट मामले में
आय क्षमता भाव के 9% है और बॉन्ड रेट 4% है, तब स्टॉक खरीदार का 5% का औसत वार्षिक मार्जिन उसके अनुकूल होगा। उसे कुछ अतिरिक्त भुगतान डिविडेंड दर के रूप में मिलेगा, हालांकि ये खर्च भी उसी ने किया होगा। ये उसके कुल निवेश परिणामों में शामिल होगा। अवितारित शेष राशि उसके खाते से कारोबार में पुनः निवेशित कर दी जाएगी। बहुत से मामलों में ऐसी पुनः निवेशित आय उसकी आय क्षमता और स्टॉक के मूल्य को समानुपातिक बढ़ावा देने में विफल रहती है। यही कारण है कि बाजार को ये अड़ियल आदत होती है कि वो कारोबार में अपनी हिस्सेदारी की जगह डिविडेंड से वितरित आय के मूल्य के प्रति ज्यादा उदार होता है। लेकिन जब तस्वीर को पूर्ण रूप से देखा जाए, ग्राहम कोट्स या फिर जैसा वो बताते हैं, यह राशि जो एक फर्म वर्ष दर वर्ष अर्जित करने की उम्मीद कर सकती है, यदि उस अवधि के दौरान प्रचलित व्यापार की स्थितियां अपरिवर्तित बनी रहती हैं। सिक्योरिटी एनालिसिस 1934 संस्करण 354 पेज 354 उसके कुछ व्याख्यान यह स्पष्ट करते हैं कि ग्राहम का तात्पर्य था कि अवधि 5 साल या उससे अधिक की हो। आप किसी कंपनी के मूल्य आय अनुपात का उल्टा करके प्रति शेयर कमाई का अनगढ़ तरीके से किंतु आसानी से अनुमान लगा सकते हैं। कहा जा सकता है कि 11 के पी अनुपात वाले स्टॉक की अर्निंग पावर 9% है, यानी 1 को 11 से विभाजित। आज अर्निंग पावर यानी कमाई की शक्ति को अक्सर अर्निंग यील्ड कहा जाता है। क्लोज। लेकिन जब तस्वीर को पूर्ण रूप से देखा जाए तो इनमें तार्किक रूप से पुनः निवेशित आय द्वारा कारपोरेट सरप्लस की ग्रोथ और कारपोरेट मूल्यों में ग्रोथ के बीच निकट संबंध है। 10 वर्ष की अवधि में बॉन्ड के ब्याज पर स्टॉक आय क्षमता का विशिष्ट अतिरिक्त भाव भुगतान का औसतन 50% होगा। यह आंकड़ा बिल्कुल वास्तविक मार्जिन ऑफ सेफ्टी दर्शाने के लिए काफी है, जो अनुकूल परिस्थितियों में नुकसान को कम करता है या उसके बचाव करता है। यदि ऐसा मार्जिन सभी 20 या अधिक शेयरों वाले विविधीकृत सूची में मौजूद हो, तो अत्यधिक सामान्य स्थितियों में अनुकूल परिणामों की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। यही कारण है कि प्रतिनिधि साधारण शेयरों में निवेश नीति के लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण बोध और सफलतापूर्वक काम करने की अंतर्दृष्टि की आवश्यकता नहीं होती। यदि वर्षों के औसत बाजार स्तर पर खरीदारी की जाती है, तो किए गए भुगतान के साथ उचित मार्जिन ऑफ सेफ्टी का आश्वासन भी मिलता है। निवेशक के लिए जोखिम बाजार के उच्च स्तर पर की खरीद में या गैर प्रतिनिधि सामान्य शेयरों को खरीदने में होता है, जिसमें आय क्षमता के कम होने का औसत से ज्यादा जोखिम निहित होता है। जैसा कि हमने देखा, 1972 के हालात के तहत साधारण शेयर निवेश की संपूर्ण समस्या इस तथ्य में मौजूद है कि विशिष्ट मामलों में आय क्षमता अब किए गए भुगतान से 99% से काफी कम होती है। चलिए मान लेते हैं कि बड़ी कंपनियों में कम इशू पर ध्यान केंद्रित करने से रक्षात्मक निवेशक जब इक्विटी को उनकी हाल की आय से 12 गुना पर अधिग्रहित करता है, लागत पर 8.33% की आय रिटर्न के साथ। ग्राहम ने 1972 में दिए गए व्याख्यान में इस प्रकार की चर्चा को संक्षेप में प्रस्तुत किया था। मार्जिन ऑफ सेफ्टी स्टॉक पर आपके द्वारा भुगतान की जाने वाली कीमत पर कमाई की प्रतिशत दर और बॉन्ड की ब्याज दर के बीच का अंतर है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का अंतर है जो असंतोषजनक विकास को अवशोषित करता है। जिस समय द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का 1965 संस्करण लिखा गया था, उस समय एक स्टॉक 11 गुना आय पर बिक रहा था और बॉन्ड पर 4% के मुकाबले लगभग 9% का रिटर्न दे रहा था। यानी उस स्थिति में आपके पास 100% से अधिक का मार्जिन ऑफ सेफ्टी था। अब 1972 में शेयरों पर कमाई दर और शेयरों पर ब्याज दर के बीच कोई अंतर नहीं है, और मैं कहता हूं कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है। आपके पास शेयरों पर नकारात्मक मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। बेंजामिन ग्राहम वाट्स ऑन सिक्योरिटीज एनालिसिस, नॉर्थ ईस्ट मिजूरी स्टेट यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल में व्याख्यान का प्रतिलेख। क्लोज। वो 4% की डिविडेंड यील्ड लेकर अपने लागत का 4.33 अपने खाते से कारोबार को पुनः निवेशित कर सकता है। इस आधार पर 10 वर्ष में बॉन्ड ब्याज पर मिली अतिरिक्त स्टॉक आय क्षमता इतनी कम होगी कि उसे पर्याप्त मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं कहा जा सकता। इस कारण हमें लगता है कि अब मजबूत साधारण शेयरों की विविधीकृत सूची में भी वास्तविक जोखिम होगा। यह जोखिम सूची की लाभ संभावनाओं से पूरी तरह समायोजित हो सकता है और निश्चित ही निवेशक के पास इसे झेलने के अलावा और
कोई चारा नहीं रह जाता, अन्यथा वह और भी बड़े जोखिम में होगा कि उसके पास फिक्स दावे होंगे जिनका भुगतान तेजी से घटते डॉलर में होगा। फिर भी निवेशक को इसे जितना हो सके उतने दार्शनिक अंदाज में समझना और स्वीकारना होगा कि पुराना पैकेज, जिसमें छोटे बुनियादी जोखिम के साथ ही अच्छी लाभ संभावनाएं होती थी, अब उसके लिए मौजूद नहीं है। फिर भी वास्तव में अच्छी गुणवत्ता वाले शेयरों में उच्च भाव भुगतान पर जोखिम प्रतिभूति के औसत खरीदार की सबसे बड़ी परेशानी नहीं होता। कई वर्षों के अवलोकन ने हमें सिखाया है कि निवेशक को सबसे बड़ा नुकसान अनुकूल कारोबारी परिस्थितियों के वक्त कम गुणवत्ता वाली प्रतिभूतियां खरीदने से होता है। खरीदार तत्कालीन अच्छी आय को आय क्षमता के बराबर करके देखता है और मानता है कि समृद्धि सुरक्षा का पर्याय है। उन वर्षों में बॉन्ड्स और निम्न ग्रेड के प्रीफर्ड स्टॉक जनता को लगभग समतुल्य भाव पर बेचे जा सकते हैं, क्योंकि उनमें थोड़ा अधिक इनकम रिटर्न या भरपूर आकर्षण परिवर्तन सुविधा होती है। इस दौरान 2 या 3 साल की उत्कृष्ट ग्रोथ के बल पर निस्तेज कंपनियों के साधारण शेयरों को भी फ्लोट कर दिया जाता है, जिनकी कीमत मूर्त निवेश से बहुत अधिक होती है। इन प्रतिभूतियों में किसी भी स्वीकार्य मायनों में उचित मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं होती। ब्याज चार्ज और प्रीफर्ड डिविडेंड का कवरेज बीते अनेक वर्षों के दौरान जा, जांचा जाना चाहिए, जिसमें 1970 से 71 की असामान्य कारोबारी अवधि को भी प्राथमिकता के साथ देखने की जरूरत होगी। यही बात साधारण शेयर आय के लिए भी सामान्य रूप से सत्य होगी, अगर ये वे आय क्षमता के संकेतक के योग हों। इसके अनुसार अनुसार अनुकूलन वातावरण निवेश, जिन्हें अनुकूल वातावरण भाव पर लिया गया हो, उनका भाग यही है कि क्षैतिज बादलों के आने पर और अक्सर इससे भी पहले वे भाव गिरने की चिंता पूर्ण पीड़ा सहते हैं। निवेशक इसके संभावित सुधार जो कुछ मामलों में होता है को लेकर भी अस्वस्थ नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास ऐसा वास्तविक सुरक्षा मार्जिन कभी नहीं था जो उसे बुरे वक्त में निकाल ले जाए। ग्रोथ स्टॉक्स में निवेश का दर्शन कुछ अंश में इसके समान है, तो कुछ अंश में मार्जिन ऑफ सेफ्टी सिद्धांत का उल्लंघन करता है। ग्रोथ स्टॉक खरीदार अनुमानित आय क्षमता पर निर्भर होता है, जो पीछे दिखाए औसत से अधिक होता है। इसलिए उसे अपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी की गणना में पिछले रिकॉर्ड के लिए इन अपेक्षित आय को प्रतिस्थापित करने के लिए कहा जा सकता है। निवेश सिद्धांत में ऐसा कोई कारण नहीं है कि सावधानी के साथ अनुमान लगाई गई भावी आय अतीत के स्पष्ट रिकॉर्ड से कम विश्वसनीय गाइड क्यों होगी, बल्कि प्रतिभूति विश्लेषक भविष्य के सक्षम मूल्यांकन को ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। इसलिए ग्रोथ स्टॉक पद्धति से वैसी विश्वसनीय मार्जिन ऑफ सेफ्टी होती है जैसी आम निवेश में मिलती है, बशर्ते भविष्य की गणना परंपरागत ढंग से की गई हो और बशर्ते ये चुकाए भाव के संबंध में संतोषजनक मार्जिन दर्शाती हो। ग्रोथ स्टॉक कार्यक्रम में जोखिम यहीं पर निहित होता है। ऐसे पसंदीदा इशू के प्रति बाजार में तय भाव का रुख ऐसा रहता है जो भविष्य की आय के परंपरागत अनुमानों से समुचित सुरक्षित नहीं होता। यह विवेकपूर्ण निवेश का एक बुनियादी नियम है कि जब सभी अनुमान पिछले रिकॉर्ड से भिन्न हो, तब कम से कम नियोक्ति की और रूटी होना ही चाहिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमेशा ही चुकाए गए भाव पर निर्भर होता है। एक भाव पर यह अधिक हो सकती है तो उससे उच्च भाव पर छोटी, और उससे थोड़े अधिक भाव पर अस्तित्वहीन भी हो सकती है। यदि जैसा हमारा सुझाव है कि अधिकांश ग्रोथ स्टॉक का औसत बाजार स्तर इतना अधिक है कि वो खरीदार को उचित मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रदान नहीं कर सकता, तब इस क्षेत्र में विविधीकृत खरीदारी की सरल तकनीक संतोषजनक रूप से कार्य नहीं कर सकेगी। इसके लिए विशिष्ट डिग्री की दूरदृष्टि और विवेक की आवश्यकता होती है, जिससे यह समझदारी भरा व्यक्तिगत चुनाव उस इशू के समस्त परंपरागत बाजार स्तर की निहित बाधाओं से पार पा सके। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का विचार तब और ज़्यादा स्पष्ट होता है जब हम इसे अंडर वैल्यू या बार्गेन सिक्योरिटीज के क्षेत्र में लागू करते हैं। या हमारे पास ये परिभाषा है कि ये एक तरफ भाव और दूसरी तरफ निर्दिष्ट या मूल्यांकित मूल्य के बीच का अनुकूल अंतर है। यह अंतर ही सुरक्षा मार्जिन है। ये गणना गलतियों या औसत से ज़्यादा बुरे भाग को सहने के लिए उपलब्ध होती है। बार्गेन इशू के खरीदारों का विशेष और प्रतिकूल स्थितियों का सामना करने की निवेश क्षमता पर रहता है, क्योंकि ऐसे अनेक मामलों में उसमें कंपनी की संभावनाओं को लेकर कोई विशेष उत्साह नहीं होता। सच है, यदि संभावनाएं वास्तव में बुरी हों तो निवेशक उस प्रतिभूति को लेने से बचना चाहेगा, फिर भले ही उसका भाव कितना भी कम क्यों ना हो। लेकिन अंडर वैल्यू इश्यू के क्षेत्र में बहुत सी चिंताएं होती हैं। शायद सबसे ज़्यादा
जिनके लिए भविष्य ना तो ज़्यादा संभावनाशील लगता है और ना ही ज़्यादा गैर संभावनाशील। यदि इन्हें बार्गेन आधार पर खरीदा जाए तो आय क्षमता में मामूली गिरावट भी निवेश को संतोषजनक परिणाम दर्शाने से नहीं रोक सकती। तब मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपने विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करती है। विविधीकरण का सिद्धांत। सुरक्षा मार्जिन की अवधारणा और विविधीकरण के सिद्धांत के बीच नजदीकी तार्किक संबंध है। दोनों एक दूसरे के सहसंबंधी है। मार्जिन के निवेशक के पक्ष में होने पर भी प्रतिभूति बुरे परिणाम दे सकती है, क्योंकि मार्जिन केवल यही गारंटी देता है कि उसकी हानि से लाभ की संभावनाएं अधिक हो, न कि हानि को असंभव बनाए। लेकिन जब ऐसी प्रतिबद्धता की संख्या बढ़ने लगती है, तब यह और सुनिश्चित हो जाता है कि लाभ का औसत हानि के औसत से अधिक रहेगा। यह बीमा अंडरराइटिंग व्यवसाय का सहज आधार है। विविधीकरण पारंपरिक निवेश का स्थापित सिद्धांत है। इसे सार्वभौमिक रूप से स्वीकार करके निवेशक वास्तव में अपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी के सिद्धांत की स्वीकार्यता को दर्शाता है, जिसमें विविधीकरण इसका साथी है। ये बिंदु रूलेट के अंकगणित पर संदर्भ लेने से और ज्यादा शानदार हो सकता है। यदि एक व्यक्ति किसी एक नंबर पर $1 का दांव लगाए तो जीतने पर उसे $35 मिलेंगे, लेकिन संभावना 37 से 1 उसके हार जाने की है। उसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी नकारात्मक है। इस मामले में विविधीकरण मूर्खतापूर्ण होगा। वो जितने ज्यादा नंबरों पर दांव खेलेगा, उसके मुनाफे की संभावना उतनी कम होगी। यदि वह हर नंबर पर नियमित रूप से $1 का दांव लगाता रहे, जिसमें 0 से डबल 0 शामिल है, तो उसके हर बार पहिया घूमने पर $2 गंवाना निश्चित है। लेकिन मान लीजिए यदि विजेता को $35 की जगह $39 का मुनाफा मिले, तो उसके पास छोटा लेकिन महत्वपूर्ण मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा। अतः ये जितने ज्यादा नंबरों पर दांव लगाएगा, उसका लाभ संभावना उतना ही बढ़ जाएगी तथा हर बार पहिया घूमने पर उसके 2 जीतना निश्चित है। बस उसे सभी नंबरों पर $1 का दांव लगाना होगा। प्रसंगवश यहाँ दिए गए 2 उदाहरण वास्तव में खिलाड़ी और 0 से डबल 0 के साथ वेल स्वामी की स्थितियों के बारे में बताते हैं। ग्राहम कोट्स। अमेरिकन रूलेट में कुल 38 स्लॉट के लिए 1 से 36 तक की संख्या के साथ साथ अधिकांश पहियों में 0 से डबल 0 की संख्याएं शामिल होती हैं। कैसीनो 35 से 1 का अधिकतम भुगतान प्रदान करता है। अगर आप प्रत्येक नंबर पर $1 का दांव लगाएंगे तो क्या होगा? क्योंकि गेंद केवल एक ही स्लॉट में गिर सकती है, आप उस स्लॉट पर $35 जीत जाएंगे, लेकिन आप अन्य 17 स्लॉट में से प्रत्येक पर $1 खो देंगे। यानी आपको $2 का शुद्ध नुकसान होगा। यह $2 का अंतर यानी आपके कुल $38 के दांव पर 5.26% का फैलाव कैसीनो का हाउस एडवांटेज है। यह सुनिश्चित करता है कि औसत रूलेट खिलाड़ी जितनी बार जीतेंगे, उसमें सबसे ज्यादा बार हारेंगे। जिस प्रकार रूलेट खिलाड़ी के हित में है जितना संभव है उतना कम दांव लगाया जाए, उसी प्रकार कैसीनो के हित में है रूलेट का पहिया घूमता रहे। इसी तरह एक बुद्धिमान निवेशक को उन होल्डिंग्स की संख्या को अधिकतम करते रहने की कोशिश करनी चाहिए जो नुकसान की तुलना में लाभ का बेहतर मौका प्रदान करती है। अधिकांश निवेशकों के लिए विविधीकरण मार्जिन ऑफ सेफ्टी को बढ़ाने का सबसे सरल और सस्ता तरीका है। क्लोज निवेश बनाम स्पेकुलेशन की कसौटी। क्योंकि निवेश की कोई सर्वस्वीकार एक परिभाषा नहीं है, इसलिए सक्षम संस्था को इसे वो जैसा चाहे वैसा परिभाषित करने का अधिकार मिलता है। उनमें से बहुत से लोग इसे इनकार करते हैं कि निवेश और स्पेकुलेशन की अवधारणाओं के बीच कोई उपयोगी या विश्वसनीय अंतर होता है। हमारा मानना है कि यह संशयवाद अनावश्यक और हानिकारक है। ये इसलिए चोट पहुंचाने वाला भी है क्योंकि यह बहुत से लोगों के स्टॉक मार्केट स्पेकुलेशन के उत्साह व बाधाओं के प्रति सहज झुकाव के लिए प्रोत्साहित करता है। हमारा झुकाव है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी की अवधारणाओं का कसौटी के तौर पर उपयोग किया जा सकता है, जिससे निवेश किया को स्पेकुलेशन से अलग कर सके। संभवतः अधिकांश स्पेकुलेटर को यकीन होता है कि वे जब भी दांव लगाएंगे बहुत सी चीजें उनके अनुकूल होंगी और इसलिए वे अपनी कार्यवाही में सुरक्षा मार्जिन का दावा करते हैं। सब लोग खुद महसूस करते हैं कि समय कब उनकी खरीद के अनुकूल है, या उनका कौशल भीड़ से बेहतर होगा, या उसके सलाहकार या व्यवस्था विश्वसनीय है। लेकिन ऐसे सभी दावे अविश्वसनीय होते हैं। वे व्यक्तिपरक निर्णयों पर निर्भर होते हैं जिनकी कोई प्रमाणित पैरवी या तार्किक रूप से निर्णायक रेखा नहीं है। हमें पूरा संदेह है कि बाजार के चढ़ने या गिरने के नजरिए से पैसे दांव पर लगाने वाला व्यक्ति किसी भी तरह के मार्जिन ऑफ सेफ्टी द्वारा सुरक्षित हो सकता है। इसके विपरीत निवेशक की मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवधारणा जो इस अध्याय में पहले विकसित की गई है, सांख्यिकीय डेटा के सरल व सुनिश्चित गणितीय तर्कों पर आधारित है।
साथ ही हमारा मानना है कि इसे व्यावहारिक निवेश अनुभव का भी भरपूर सहारा है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये बुनियादी मात्रात्मक पद्धति भविष्य की अज्ञात परिस्थितियों में भी अनुकूल परिणाम दर्शाती रहेगी, लेकिन वैसे इस वजह से निराश होने का भी कोई उपयुक्त कारण नहीं है। इसलिए कुल मिलाकर हमारा मानना है कि वास्तविक निवेश के लिए वास्तविक मार्जिन ऑफ सेफ्टी होना जरूरी है, और वास्तविक मार्जिन ऑफ सेफ्टी वही है जिसे आंकड़ों, ठोस कारणों और वास्तविक अनुभव वाले संस्था के संदर्भ में दर्शाया जा सके। निवेश की अवधारणा का विस्तार। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के सिद्धांत पर अपनी चर्चा को पूरा करने के लिए हमें पारंपरिक और गैर पारंपरिक निवेशों के बीच और भेद समझने होंगे। पारंपरिक निवेश आम पोर्टफोलियो के लिए उचित होते हैं। इस शीर्षक के तहत हमेशा अमेरिकी सरकार के इशू, हाई ग्रेड इशू, डिविडेंड भुगतान वाले साधारण शेयर आते हैं। हमने उनके लिए राज्य और म्युनिसिपल बॉन्ड्स को जोड़ा है, जिन्हें उनके टैक्स छूट कारक से पर्याप्त फायदा हो। इसके साथ ही प्रथम श्रेणी के कॉर्पोरेट बॉन्ड भी शामिल हैं, जिन्हें फिलहाल यूनाइटेड स्टेट्स सेविंग्स बॉन्ड से पर्याप्त अधिक यील्ड के लिए खरीदा जा सकता है। गैर पारंपरिक निवेश वे हैं जो केवल उद्यमशील निवेशक के लिए उचित होते हैं। इसमें काफ़ी सारे आते हैं। सबसे बड़ा वर्ग सेकेंडरी कंपनियों के अंडर वैल्यू साधारण शेयरों का है, जिनका हम तब खरीद कर अनुशंसा करते हैं जब इन्हें इनके निर्दिष्ट मूल्यों से 2/3 या कम पर खरीदा जा सके। इसके अलावा अक्सर मध्य ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या प्रीफर्ड स्टॉक्स के विस्तृत विकल्प भी हैं, जब ये इतने कम भाव पर बिक रहे हो जो इनके प्रकट मूल्य में काफ़ी छूट पर मिलते हो। ऐसे मामलों में औसत निवेशक ऐसे प्रतिभूति को स्पेकुलेटिव कहता है, क्योंकि उनके मन में इनकी प्रथम श्रेणी गुणवत्ता की कमी निवेश पात्रता की कमी का पर्याय होती है। हमारा तर्क है कि काफ़ी कम भाव होना औसत गुणवत्ता वाली प्रतिभूति को ठोस निवेश संभावनाओं में बदल सकता है, बशर्ते खरीदार जानकार और अनुभवी हो और वो उचित विविधीकरण भी करता हो। क्योंकि यदि भाव इतने कम हो कि पर्याप्त मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रदान करे, तो प्रतिभूति हमारे निवेश पैमाने पर खरी उतरती है। इसके पक्ष में हमारा पसंदीदा उदाहरण रियल एस्टेट बॉन्ड क्षेत्र में लिया गया है। 1920 के दशक में कई बिलियन डॉलर कीमत के ऐसे इश्यू समतुल्य भाव पर ठोस निवेश की विस्तारित अनुशंसा के साथ बेचे गए। इनमें बड़ी मात्रा में कर्ज पर मार्जिन ऑफ वैल्यू इतना कम था कि इस तथ्य ने इन्हें अत्यधिक स्पेकुलेटिव बना दिया था। 1930 के दशक की मंदी में ऐसे बॉन्ड्स बड़ी मात्रा में ब्याज भुगतान से चूक गए और इनके भाव ने इन्हें समतुल्य भाव पर सुरक्षित निवेश बनाया था। वे अब इस स्तर पर इन्हें सबसे स्पेकुलेटिव और अनाकर्षक प्रकार का सौदा बताकर खारिज कर रहे थे, लेकिन 90% की भाव कटौती ने इनमें से अनेक प्रतिभूतियों को अत्यधिक आकर्षक और तुलनात्मक रूप से सुरक्षित बना दिया था, जब इनके पीछे का वास्तविक मूल्य बाजार की बोली में 4 या 5 गुना अधिक था। इन बॉन्ड्स की खरीद का परिणाम वस्तुतः वैसा ही हुआ जिसे आमतौर पर बड़ा स्पेकुलेटिव मुनाफा कहते हैं, लेकिन इस तथ्य से कम भाव पर इनकी वास्तविक निवेश गुणवत्ता को नहीं रोका। स्पेकुलेटिव मुनाफा उस खरीदार का पुरस्कार होगा। ग्राहम कोट्स। ग्राहम कह रहे हैं, अच्छा या बुरा स्टॉक जैसी कोई चीज़ नहीं होती, केवल सस्ते स्टॉक और महंगे स्टॉक होते हैं। यहाँ तक कि सबसे अच्छी कंपनी भी स्टॉक की कीमत बहुत अधिक होने पर सेल बिक्री के योग्य बन जाती है, और वहीं सबसे खराब कंपनी भी स्टॉक की कीमत काफ़ी कम होने पर खरीदने लायक हो जाती है। क्लोज। जितने इतनी असाधारण चतुराई से निवेश किया, इन्हें निवेश अक्सर कहना सही रहेगा, क्योंकि सावधानी से किया गया विश्लेषण दर्शा देता है कि कीमत पर अधिक मूल्य का अंतर बड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। इस तरह अच्छे वातावरण निवेश का वह वर्ग जिसके बारे में हमने ऊपर बताया है, भोले भाले निवेशकों के लिए गंभीर नुकसान का बड़ा कारण हो सकता है, लेकिन स्विग ऑपरेटर के लिए ठोस लाभ के ऐसे अवसर हो सकते हैं जिन्हें बाद में वह काफ़ी हद तक उसके खुद के भाव पर खरीदेगा। विशेष परिस्थितियों का संपूर्ण क्षेत्र निवेश परिचालन की हमारी परिभाषा में आ जाता है, क्योंकि खरीदार को पूर्ण विश्लेषण द्वारा हमेशा प्रतिपादित किया जा सकता है, जो किए गए भुगतान से ज़्यादा बड़ी प्राप्ति का वादा करता है। पुनः हर व्यक्तिगत मामले में जोखिम के कारक रहते हैं, लेकिन इन्हें गणनाओं में शामिल कर लिया जाता है और वे विविधीकृत परिचालन के समस्त परिणामों में अवशोषित होते हैं। इस चर्चा को तार्किक चरम पर पहुंचाने के लिए हम सुझाव दे सकते हैं कि रक्षात्मक निवेश कार्य इस तरह तय किए जाएं कि ऐसे अमूर्त मूल्य को खरीदा जाए जो उस समूह का प्रतिनिधित्व करते हों जिसमें साधारण शेयर, ऑप्शन, वारंट्स ऐतिहासिक रूप से न्यून भाव पर बिक रहे हों।
ये उदाहरण कुछ हद तक हैरान कर देने वाला हो सकता है। इन वारंट्स का संपूर्ण मूल्य इस संभावना पर आधारित होता है कि इससे संबंधित स्टॉक शायद किसी दिन ऑप्शन भाव से ऊपर चढ़ जाएंगे। इस वक्त उनका प्रयोग मूल्य नहीं है। ग्राहम कोट्स 1999 के अंत और 2000 की शुरुआत में कई लोगों ने प्रौद्योगिकी और दूरसंचार शेयरों को एक निश्चित चीज माना था। उन दिनों इन शेयरों की कीमत बहुत अधिक थी। वही इन्हीं लोगों ने 2002 में इन शेयरों को बहुत जोखिम भरा बताकर नकार दिया। हालांकि पूर्व में ग्राहम ने जो कहा था वे शब्द थे लगभग 90% के मूल्य पतन ने इनमें से कई प्रतिभूतियों को अत्यधिक आकर्षक और यथोचित रूप से सुरक्षित बना दिया था। उधर वॉल स्ट्रीट के विश्लेषकों ने कीमत अधिक होने पर हमेशा एक स्टॉक को स्ट्रांग बाय खरीदने के लिए मजबूत बताया है। इसी प्रकार कीमत गिरने पर एक स्टॉक को सेल बिक्री के योग कहते हैं। यानी ग्राहम और साधारण सामान्य ज्ञान जो निर्देशित करता है ठीक उसके विपरीत। जैसा कि वो पूरी किताब में समझाते हैं, ग्राहम अटकलबाजी और निवेश के बीच का अंतर समझ रहे हैं। अटकलबाजी का तात्पर्य है इस उम्मीद से मैं स्टॉक खरीदना कि उसकी कीमत बढ़ती रहेगी। इसी प्रकार निवेश का अर्थ है व्यवसाय के अंतर्निहित मूल्यों के आधार पर खरीदारी करना। ग्राहम सामान्य स्टॉक विकल्प वारंट का उपयोग वारंट के पर्याय के रूप में करते हैं। दरअसल यह एक कंपनी द्वारा सीधे जारी की गई एक प्रतिभूति होती है जो धारक को कंपनी की स्टॉक को पूर्व निर्धारित मूल्य पर खरीदने का अधिकार देती है। स्टॉक विकल्पों द्वारा वारंटों को लगभग पूरी तरह से हटा दिया गया है। ग्राहम चुटकी लेते हुए कहते हैं कि वो इस उदाहरण को सॉकर के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं क्योंकि उन दिनों में भी वारंट को बाजार की सबसे गंदी भेड़ का हिस्सा माना जाता था। अध्याय 16 पर टिप्पणी देखें। क्लोज। फिर भी चूंकि सभी निवेश भविष्य की तार्किक उम्मीदों पर टिके होते हैं, इसलिए उचित होगा कि इन वारंटों को गणितीय अवसर के तौर पर देखें कि भविष्य में किसी तेजी के बाजार में इनके निर्दिष्ट मूल्यों और भावों में बड़ी वृद्धि होगी। ऐसे अध्ययन से शायद यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ऐसे कार्यों में पाने के लिए ज्यादा होता है बजाय खोने के, तथा ऐसे अधिकतम लाभ के अवसर अधिकतम हानि से कहीं बेहतर होते हैं। ऐसा होने पर इन अनाकर्षक प्रतिभूति प्रारूप में भी सुरक्षा मार्जिन मौजूद होगा। पर्याप्त रूप से उद्यमशील निवेशक तब अपने गैर परंपरागत निवेश विविधतापूर्ण संग्रह में ऑप्शन वारंट परिचालन को भी शामिल कर सकता है। संक्षेप में, निवेश तब सबसे बुद्धिमत्तापूर्ण होता है जब वो अधिकतम कारोबार प्रतिरूपी हो। ये देखना अद्भुत है कि कितने सारे सक्षम व्यवसायी वॉल स्ट्रीट में उन ठोस सिद्धांतों को पूरी तरह बता पाते हुए काम करने का प्रयास करते हैं जिनसे उन्होंने खुद अपने कारोबार में सफलता हासिल की है। फिर भी हर कारपोरेट प्रतिभूति को देखने का सबसे अच्छा तरीका है उदाहरण के लिए उसे स्वामित्व के हित या उसके खिलाफ दावे या एक विशिष्ट व्यापार उद्यम के तौर पर परखें। और यदि व्यक्ति प्रतिभूति के क्रय विक्रय से मुनाफा कमा सके तो वह एक विशिष्ट कारोबारी उपक्रम की शुरुआत कर रहा है। और यदि इसमें सफलता का अवसर चाहिए तो इसमें स्वीकार्य कारोबारी सिद्धांतों के अनुसार चलाना चाहिए। इन सिद्धांतों में सबसे प्रथम और प्रत्यक्ष है, जानो कि तुम क्या कर रहे हो, अपने कारोबार को जानो। निवेशकों के लिए इसका मतलब है प्रतिभूतियों से कारोबारी मुनाफा निकालने का प्रयास न करें, अर्थात सामान्य ब्याज और डिविडेंड आय से अधिक रिटर्न। जब तक आप प्रतिभूति मूल्य को भली भांति न जानते हो, जैसे आपके लिए जिस वस्तु का निर्माण या सौदा करते हैं उसे जानना आवश्यक होता है। दूसरा कारोबारी सिद्धांत, किसी दूसरे को अपना कारोबार ना चलाने दें जब तक एक आप पूरी सावधानी और बोध के साथ उसके प्रदर्शन की निगरानी ना कर सकें। दूसरा, आपके पास उसकी निष्ठा और क्षमता में भरोसा रखने के असाधारण रूप से ठोस कारण न हो। निवेशक को इस नियम में वह परिस्थितियां तय करनी होती हैं जिनके तहत वो किसी दूसरे को अनुमति देता है कि उसके धन के साथ क्या करें। तीसरा कारोबारी सिद्धांत, कोई भी ऐसा काम ना करें, अर्थात किसी वस्तु का निर्माण या ट्रेडिंग जब तक कोई विश्वसनीय गणना न दिखा दे कि इससे उचित मुनाफे की संभावना है। विशेषता ऐसे उपक्रमों से दूर रहें जिनमें आपको फायदा कम और नुकसान अधिक हो। उद्यमशील निवेशक के लिए इसका मतलब हुआ कि मुनाफे के लिए उसके कार्य असवाद पर नहीं बल्कि गणित पर आधारित होना चाहिए। हर निवेशक के लिए इसका यही मतलब है कि जब वो अपने रिटर्न को छोटे आंकड़ों तक सीमित रखता है, पहले की तरह कम से कम पारंपरिक बॉन्ड या प्रिफर्ड स्टॉक में, उसे अवश्य ऐसे विश्वसनीय पैमानों की मांग करनी चाहिए कि वो अपने पूंजी पर बहुत बड़ा जोखिम नहीं ले रहा है। चौथा कारोबारी नियम उचित अधिक सकारात्मक है, अपने ज्ञान और अनुभव पर हिम्मत रखें। यदि आपने तथ्यों द्वारा कोई निष्कर्ष निकाला है, यदि आप जानते हैं कि आपका फैसला ठोस है तो उस पर काम करें, भले बाकी लोग झिझके या अलग राय रखते हो। आप सिर्फ इसलिए सही या गलत नहीं हो जाते
कि भीड़ आपके असहमत है। आप ठीक है क्योंकि आपका डेटा और कारण ठीक है। इसी तरह प्रतिभूतियों की दुनिया में पर्याप्त ज्ञान और परिचित फैसला हाथ में होने के साथ साहस ही सर्वोच्च गुण रह जाता है। सौभाग्य से पारंपरिक निवेशक की सफलता के लिए ये किसी भी तरह आवश्यक नहीं है कि वह इन गुणों को अपने कार्यक्रम में शामिल करे, बशर्ते वो अपनी महत्वाकांक्षा को अपनी क्षमता तक सीमित रखे और अपनी गतिविधियों को रक्षात्मक निवेशक के मानकों से सुरक्षित और संकीर्ण मार्ग के भीतर रखे। संतोषप्रद निवेश परिणाम हासिल करना उससे ज्यादा आसान है जितना लोगों को एहसास है। वही शानदार परिणाम पाना उससे कठिन है जितना वो दिखता है। यहाँ पर अध्याय 20 समाप्त हुआ। अब इसका है अध्याय 20 पर टिप्पणी। अनंत संभावनाओं के ब्रह्मांड में अगर हम अप्रत्याशित का अनुमान लगाने में विफल रहते हैं या अप्रत्याशित की उम्मीद करते हैं तो हम किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु के दया पर होंगे जिसे कार्यक्रमबद्ध, वर्गीकृत या सहज संदर्भित नहीं किया जा सकता। एजेंट फ्रॉक्स गल्डर। पहली बात, गवाएं नहीं। जोखिम क्या है? आपको इसके अनेक जवाब मिल सकते हैं जो इस पर निर्भर होगा कि आप ये किससे और कब पूछ रहे हैं। 1999 में जोखिम का मतलब धन गंवाना नहीं था, इसका मतलब किसी दूसरे से कम धन कमाना था। बहुत से लोगों को डर था कि बारबेक्यू के दौरान कोई ऐसा व्यक्ति ना मिल जाए जो .com स्टॉक्स में डे ट्रेडिंग से उससे ज्यादा तेजी से धनवान हो रहा हो। तब अचानक ही 2003 का जोखिम आया, जिसका मतलब था कि शेयर बाजार शायद तब तक गिरता रहेगा जब तक आपकी उस संपत्ति का नामो निशान समाप्त ना हो जाए जो आपके पास अभी भी बची है। जहां इसका मतलब लगभग उतना ही अस्थिर और अधीर होना है जैसा वित्त बाजार खुद है, वही जोखिम के कुछ गहन और अस्थायी लक्षण होते हैं। जो लोग सबसे बड़ा दांव खेलते हैं और तेजी के बाजार में सबसे बड़ा लाभ कमाते हैं, वे लगभग हमेशा वही होते हैं जिन्हें मंदी के बाजार में सबसे बुरी चोट लगती है, जो इसके बाद अनिवार्य रूप से आती है। सही निकलने पर स्पेकुलेटर अब जोखिम लेने के लिए उत्सुक होते हैं क्योंकि उनका आत्मविश्वास उफान पर होता है। और एक बार जब आप धन गंवा दे बैठते हैं तब आपको आप पहले जहाँ थे वहां पहुंचने के लिए और जोर लगाना पड़ता है, बिल्कुल रेस ट्रैक या कैसीनो के जुआरी की तरह जो हर हार के बाद निराशा में दाव दोगुना कर देता है। यदि आप अत्यधिक सौभाग्यशाली ना हो तो यह विपरीत या समान है। कोई हैरानी नहीं कि अपने लंबे कैरियर में उन्होंने जो सीखा, जब उनसे उसे सार रूप में बताने को कहा गया कि समृद्धि कैसे हो, तो बर्थाइस एंड कंपनी के दिग्गज फाइनेंसर जेके किलिंगस्टाइन का आसान जवाब था, गंवाना मत। ये एक ग्राफ दिखाता है कि उनका क्या मतलब था। कल्पना कीजिए कि आपको ऐसा स्टॉक मिल जाता है जो आपको लगता है कि एक वर्ष में 10% बढ़ सकता है, भले ही बाजार प्रति वर्ष केवल 5% बढ़े। दुर्भाग्य से आप इतने उत्साह में थे कि आपने बहुत अधिक भाव चुका दिया और पहले ही वर्ष में शेयर का मूल्य 50% गिर गया। यहाँ तक कि जो स्टॉक बाजार के रिटर्न से दोगुना कमा रहा हो तो भी आपको बाजार से आगे निकलने में 16 वर्ष से अधिक लग जाएंगे, बस इसलिए क्योंकि आपने बहुत अधिक भुगतान किया है और शुरुआत से ही गंवाया बहुत है। कुछ धन गंवाना निवेश का अपरिहार्य हिस्सा है और इससे बचने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने के लिए आप पर यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि आप अपना अधिकतर या सारा धन ना गंवा बैठे। धन की हिंदू देवी लक्ष्मी को अक्सर चलने के लिए तैयार दिखाया जाता है, जो पलक झपकते ही चली जाएगी। उन्हें लाक्षणिक रूप से स्थिर रखने के लिए कुछ लक्ष्मी भक्त उनकी मूर्ति को कपड़े की पट्टियों में ढककर या पैरों को भूमि में स्थिर करके रखते हैं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के लिए ग्राहम का मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी यही काम करता है। किसी भी निवेश के लिए बहुत अधिक भुगतान करने से इनकार करके आप उन संभावनाओं को घटा देते हैं जिनसे आपका धन लुप्त हो सकता है या अचानक नष्ट हो सकता है। विचार करें, दिसंबर 1999 में समाप्त चौथी तिमाही के बाद फाइबर ऑप्टिक कंपनी जेडीएस यूनिफेज कॉरपोरेशन ने $673 मिलियन की शुद्ध बिक्री की थी, जिसमें उन्हें $313 मिलियन का नुकसान हुआ। इसकी मूर्त अस्थियां कुल $1.5 बिलियन की थी। फिर भी 7 मार्च 2000 को जेडीएस यूनिफेज का स्टॉक $153 प्रति शेयर को छू गया। इससे कंपनी की कुल बाजार मूल्य मोटे तौर पर $143 बिलियन हो गई और तब ज्यादातर नवयुगीन स्टॉक की तरह ये भी क्रैश हुए। जिसने भी उस दिन इसे खरीदा होगा और उससे चिपका रहा होगा तो 2002 में ये स्थिति रही होगी। यदि आपने जेडीएस यूनिफेज को 7 मार्च 2002 में $153 में के शीर्ष भाव पर खरीदा
होगा और इसे वर्षांत 2002 तक अपने पास रखा होगा। जब ये $2.47 पर बंद हुआ तो आपको अपने खरीद भाव पर वापस पहुंचने में विभिन्न वार्षिक औसत रिटर्न दरों पर कितना वक्त लगेगा। ठोस 10% वार्षिक रिटर्न होने पर भी इस ओवर प्राइस खरीद की भरपाई में 43 वर्ष से अधिक लग सकते हैं। जोखिम हमारे स्टॉक में नहीं बल्कि खुद हम में है। जोखिम का आयाम कहीं और होता है, खुद आप में। यदि आप ज़्यादा अनुमान लगाते हैं कि आप वास्तव में किसी निवेश को कितनी अच्छी तरह समझते हैं या कीमतों में अस्थायी गिरावट से बाहर निकलने की अपनी क्षमता को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या है या बाजार कैसा है। अंत में वित्तीय जोखिम इसमें नहीं होता कि आपके निवेश कैसे हैं, बल्कि इसमें होता है कि आप किस तरह के निवेशक हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि वास्तव में कैसे जोखिम होते हैं, तो सबसे नज़दीकी बाथरूम में जाएं और शीशे के सामने खड़े हो जाएं। यही जोखिम है। शीशे में अपने आप को देखें। जब आप शीशे में अपने आप को देखते हैं तो आपको क्या दिखता है? नोबेल पुरस्कार विजेता मनोवैज्ञानिक डैनियल कानेमन दो कारकों का खुलासा करते हैं। पहला, सुसमायोजित आत्मविश्वास। क्या मैं इस निवेश को उतनी अच्छी तरह समझता हूं जितना मुझे लगता है? दूसरा, शुद्ध अनुमानित पछतावा। यदि मेरा विश्लेषण गलत रहा तो मेरी क्या प्रतिक्रिया होगी? आपका आत्मविश्वास सुसमाजित है या नहीं, ये जानने के लिए शीशे में अपने को देखें और पूछे, मेरे विश्लेषण के सही होने की कितनी संभावना है? ये सब सवालों पर सावधानी से विचार करें। मुझे कितना अनुभव है? अतीत में ऐसे ही निर्णय लेने में मेरा ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है? अतीत में ऐसा ही करने का प्रयास करने वाले अन्य लोगों का विशिष्ट ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा? मैं खरीद रहा हूं तो कोई दूसरा बेच रहा है। कितनी संभावनाएं मुझे ये पता है जो उस व्यक्ति को, कंपनी को नहीं पता। मैं बेच रहा हूं तो कोई दूसरा खरीद रहा है। कितनी संभावना है कि मुझे वो पता है जो उस व्यक्ति या कंपनी को नहीं पता। क्या मैंने गणना कर ली है कि ये निवेश कितना बढ़े जिससे टैक्स और ट्रेडिंग की लागत निकालने के बाद सकारात्मक रिटर्न मिल सके। तत्पश्चात शीशे में देखें और तलाशें कि क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने पछतावों का सही अनुमान लगा सकें। ये पूछकर शुरुआत करें, क्या मुझे पता है कि मेरा विश्लेषण गलत निकलने पर क्या हो सकता है? इस सवाल का इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जवाब दें। पहला, यदि मैं सही हूं तो काफी पैसा कमाऊंगा, लेकिन मैं गलत हुआ तो क्या होगा? ऐसे समान निवेशों के ऐतिहासिक प्रदर्शन के आधार पर मैं कितना गंवा सकता हूं? दूसरा, क्या मेरे पास अन्य निवेश है जो इस निर्णय के गलत होने पर मुझे निकाल ले जाएंगे? क्या मेरे पास पहले ही ऐसे स्टॉक, बॉन्ड्स या फंड हैं जिनका तब आगे बढ़ने का साबित हो चुका रिकॉर्ड है? जब मैं जिस तरह का निवेश सोच रहा हूं वो नीचे चला जाता है, क्या इस नए निवेश से मेरा काफी अधिक धन जोखिम में होगा? जब तीसरा, जब मैं खुद से कहता हूं तुम में जोखिम लेने की अधिक क्षमता है, तो मुझे ये कैसा ज्ञात हुआ? क्या मैंने कभी किसी निवेश में काफी धन गंवाया है? ये कैसा महसूस हुआ? क्या मैंने और खरीदा या मैं उससे बाहर निकला? चौथा, क्या मैं गलत समय पर घबराहट से बचाव के लिए केवल अपनी इच्छा शक्ति के भरोसे हूं, या मैंने विविधीकरण, निवेश अनुबंध, हस्ताक्षर और डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग से पहले ही अपने व्यवहार को नियंत्रित कर लिया है? आपको हमेशा याद रखना चाहिए, मनोवैज्ञानिक पॉल एस्लोबिक के शब्दों में, जोखिम दो तत्वों के मिश्रण का डोज होता है, संभावनाएं और परिणाम। निवेश से पहले आपके लिए सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपने अपने सही होने की संभावना का वास्तविक आकलन किया है तथा गलत होने के परिणाम पर आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे। पास्कल की बाजी। निवेश दार्शनिक पीटर बर्नस्टीन के पास इसे सार के रूप में बताने का अलग तरीका है। बीते समय में महान फ्रांसीसी गणितज्ञ और धर्मशास्त्री ब्लेस पास्कल तक पहुंचते हैं, जिन्होंने एक वैचारिक प्रयोग का सृजन किया था जिसमें अनिश्वरवादी को दांव लगाना पड़ता था और था कि ईश्वर है या नहीं। इस बाजी में व्यक्ति को इस जीवन में अपने आधा आचरण की पूंजी लगानी होती थी। इस जुए में भुगतान अंततः मृत्यु के बाद उसकी आत्मा के भाग्य में होता है। पास्कल कहते हैं, इस बाजी में कारण द्वारा निर्णय नहीं हो सकता कि ईश्वर है या नहीं। ईश्वर हो भी सकता है और नहीं भी, और केवल आस्था, ना कि कारण, इस सवाल का जवाब दे सकता है। लेकिन जहां पास्कल की बाजी में संभावनाएं दो विकल्पों के बीच होती है, वहीं परिणाम पूरी तरह साफ और पूर्णतः सुनिश्चित होते हैं। जैसा कि बर्नस्टीन बताते हैं, मान लीजिए आप ईश्वर के होने को मानकर व्यवहार करते हैं और आप भलाई व संयम का जीवन जीते हैं, जबकि कोई ईश्वर नहीं है। आप जीवन में भलाई करते हैं लेकिन इसके पुरस्कार भी मिलते हैं। अब मान लीजिए आप ऐसे व्यवहार करते हैं कि ईश्वर नहीं है,
और पाप, स्वार्थ और लिप्सा का जीवन जीते हैं, जबकि ईश्वर है। आप अपने संक्षिप्त जीवन के दौरान तुलनात्मक रूप से काफी मनोवेद और रोमांच से जीते हैं, लेकिन जब फैसले का दिन आएगा तब आप बड़ी परेशानी में होंगे। बर्नस्टीन का निष्कर्ष: अनिश्चितता की स्थिति में निर्णय लेने में परिणामों को संभावनाओं पर हावी होना चाहिए। हम भविष्य को कभी नहीं जान सकते, इसलिए जैसा कि ग्राहम ने इस पुस्तक के हर अध्याय में आपको याद दिलाया है कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को सिर्फ सही विश्लेषण करने तक केंद्रित नहीं रहना चाहिए। आपको अपना विश्लेषण गलत निकलने पर, जो कि सर्वोत्तम विश्लेषण भी कभी कभार हो जाता है, नुकसान के बचाव भी सुनिश्चित करना है। अपने निवेश जीवन काल में आपसे से कम एक गलती होने की संभावना लगभग 100% और वे संभावनाएं आपके नियंत्रण से पूर्णतः बाहर होंगी। फिर भी आपका गलत होने के परिणामों पर नियंत्रण होता है। अनेक निवेशकों ने 1999 में मुख्य रूप से अपना सारा धन .com स्टॉक्स में लगा दिया। 1999 में मनी मैगजीन के 1338 अमेरिकियों पर किए गए ऑनलाइन सर्वे में पाया गया कि उनमें से लगभग 10वें भाग जितने निवेशक ने अपना कम से कम 85% धन इंटरनेट स्टॉक्स में लगाया था। ग्राहम के मार्जिन ऑफ सेफ्टी से के आग्रह को अनुसरణ करते हुए इन लोगों ने पास्कल की बाजी में गलत रास्ता अपना लिया। उन्हें सही होने की संभावना पता नहीं थी, इसलिए उन्होंने गलत होने के परिणामों के खिलाफ खुद की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया, केवल अपनी होल्डिंग्स को विविधीकृत रखकर और मिस्टर मार्केट की नवीनतम मूर्खतापूर्ण फैशन पर पैसा फेंकने से इनकार करके आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी गलती के परिणाम आपके लिए विनाशकारी न हो। मिस्टर मार्केट आपके साथ जैसा भी व्यवहार करे, आपको हमेशा पूरे विश्वास के साथ यही कहना है और ये भी बीत जाएगा। यहाँ पर अध्याय भी समाप्त हुआ। आपको ये कैसा लगा जरूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।